मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आपके पूरे 50 क्वेश्चन, वो 25 क्वेश्चन तो आराम से मिल ही जाएंगे। पार्ट 1 में हमने 6 टॉपिक कवर कर दिए थे और आज ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 इसमें भी लगभग में हमें लगता है 7 से 8 टॉपिक खत्म हो जाएंगे और सारे जो स्पेशल टॉपिक्स थे वो आपके आज खत्म हो जाएंगे। बस उसके बाद आप लोग परसों एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अभी हम आपको बताएंगे कि एग्जाम कैसे दिया जाता है और एग्जाम को कैसे हम अटेम्प्ट करते हैं। वो वीडियो शॉर्ट 3 से 4 मिनट का होगा और अच्छे से हम आपको समझा देंगे। तो चलो चलते हैं सीधे अपनी क्लास पे। ये वही 198 MB वाली फाइल है। 198 MB वाली फाइल है। आप समझ रहे हो कि जो मैंने बताई थी 198 MB वाली फाइल, आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है भारतीय कृषि। भारतीय कृषि कृषि क्या होता है? भूमि पर फसल एवं उसके उत्पादन से संबंधित क्रमबद्ध ज्ञान कृषि विज्ञान कहलाता है। कृषि के प्रकार कौन कौन से होते हैं? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि इसमें क्या होता है? किसान अपने परिवार की खाद्य आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जो घूमता रहता है और कहीं भी घूमने गया, इस स्पेशल क्षेत्र में 4 से 8 साल के बीच के लिए रुक जाता है। इसे बोलते हैं क्या? स्थानांतरित कृषि। और स्थानांतरण कृषि के जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है वो भी देख लीजिएगा, देखिएगा। पोंडू पोंडू किसमें कहा जाता है? उड़ीसा। पोंडू किसमें कहा जाता है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इसका नाम है पोंडू। ठीक है, पोंडू उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। दहिया MP में कहा जाता है दहिया। कुरबा झारखंड में कहा जाता है झूम। उत्तर पूर्वी राज्य में कहा जाता है कुमारी केरलम। केरला का नाम अब केरलम कर दिया गया केरला विधानसभा ने। और स्लेश एंड वर्ण किसमें? स्लेश एंड वर्ण मणिपुर में क्या कहा जाता है? इसी को झूम कृषि को स्लेश एंड वर्ण कहा जाता है मणिपुर में। आप अच्छे से इसको देख लीजिए। मणिपुर के लिए क्या कहा जाता है? स्लेश एंड वर्ण। और बाकी राज्यों के लिए आप लोग नीचे देख रहे हो क्या? पोंडू उड़ीसा आंध्र प्रदेश, दहिया MP, कुरबा झारखंड, झूम झूम उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं। जो उत्तर पूर्वी राज्य कौन से? वो 7 सिस्टर्स हैं, आप लोगों को पता होगी। कुमारी केरलम के ऐसे करके है। ठीक है, तो इसमें आप लोग समझ गए। और झूम कृषि में अलग से स्पेशल से नाम पूछा जाए तो मणिपुर का पूछा जा सकता है। मणिपुर में इसे स्पेशल नाम से क्या जाना जा सकता है? स्लेश एंड वर्ण नाम से जाना जाता है। तो ये आपको अलग अलग स्थानांतरित खेती के नाम हो गए। तो यही पढ़ा रहे थे। तो आपकी कृषि धीरे धीरे आप आज देखना 7-8 चैप्टर आज कवर हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप लोग कभी समझ नहीं पाओगे। देखो, आपको 2x 1x 3x 0.5x करने की जरूरत नहीं है। हम खुद अपने जो आवाज़ टोन है उसको 1x 2x और 0.5x सब पे कर लेते हैं। तो इसलिए आप लोग उसकी भी आपकी हमने टेंशन खत्म कर दी। जैसे आप लोग स्पीड डबल करके देखते हो नहीं, लेकिन मैं अपने मुँह की स्पीड डबल कर देता हूँ। तो स्थानांतरित कृषि हमने बता दी क्या होती है। गहन कृषि क्या होती है? गहन कृषि के बारे में जान लो कि अधिक उत्पादन के लिए प्रति भूमि इकाई पर पूंजी व श्रम अधिकतम है। जैसे कि इतना आपका खेत है, इसमें आपने H/B बीज होता है जो अधिक उत्पादन वाला बोया। ठीक है, गहन का मतलब सघन मान लो। गहन का मतलब सघन मान लो, बस इतना तो आप मान सकते हो। तो इसमें बीज, खाद, श्रम और कोई खरपतवार ना हो, इसलिए अधिक मेहनत करते हैं, अधिक उसमें पूंजी लगाते हैं। तो क्या वो गहन खेती हो जाती है, जिससे कि हमें अधिक उत्पादन मिलता है। मिश्रित खेती क्या होती है? कि खेती के साथ पशुपालन। जैसे कि अपने गाँव में देखा होगा कि हमारे बाबा के पापा और ये सब लोग हैं खेती करते हैं। तो क्या होता है कि हमारी 1-2 भैंसें भी होती हैं, तो उसी को खेती भी करते हैं और जो खेती से हमें भूसा, अनाज जो कुछ मिलता है तो वो जानवर को खिलाते हैं। ये हमारी मिश्रित खेती हो गई। स्थानाबद्ध खेती, ये डेफिनेशन पूछी जाती हैं और पूछी गई हैं। मैं क्यों बार बार बताऊँ? ये यहाँ पे पूछी गई, वो एग्जाम में पूछी गई, टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है क्लास ही जल्दी खत्म कर दो। स्थानाबद्ध कृषि क्या होती है? किसी स्थान विशेष पर स्थायी रूप से किसान अपने परिवार के साथ रहकर कृषि करता है। जैसे स्थानाबद्ध, जैसे चाय की खेती है। चाय की खेती में लगता है स्थानाबद्ध में आएगी, जो केवल असम क्षेत्र में होती है। ठीक है, बाकी आगे भी बता देंगे। मौसम के आधार पर फसल कितने प्रकार की होती है? मौसम के आधार पर फसल 3 प्रकार की होती है। प्रकार पूछे जा सकते हैं मौसम के आधार पर। कौन कौन सी? खरीफ फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर और नवंबर में काटी जाती है। इसमें धान, जरूर ध्यान रखना, धान और अन्न क्या होते हैं? अन्न जरूर है। ग्रेनरी याद रखना। ग्रेनरी में 2 दिन ऑप्शन याद रख लो, गेहूँ, मक्का। ये 2 ऑप्शन याद रखो ग्रेनरी में। ग्रेनरी अन्न मतलब अन्न में कौन कौन से आते हैं? गेहूँ, मक्का, चावल। इनमें ध्यान रखना। धान, मक्का और बाजरा, ये सब अन्न में आते हैं। ठीक है, तो खरीफ की फसल कौन सी? धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंगफली, अरहर, उड़द, कपास, गन्ना, सनई, गन्ना तो लगभग में एक वार्षिक फसल है साथ, इसलिए इसको आगे भी डिफाइन करेंगे। अब रबी की फसल देख लो। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर। गेहूं कब बोए जाते हैं? गेहूं तो अब आपके अक्टूबर नवंबर में ही तो बोए जाते हैं। अब बोने वाला का समय भी आ रहा, सितंबर अक्टूबर, 1 महीने बाद गेहूं बोए जाएंगे। अगस्त तो खत्म होने वाला है और इनकी कटाई मार्च अप्रैल में होती है। और फसलें गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, आलू, तंबाकू, ये सब क्या होते हैं? सर्दियों के मौसम में जो खेतियाँ होती हों, सर्दी के मौसम में जो खेती में होता है वही आपकी रबी की फसल हो जाता है। अब देखिएगा कि भदई, इसका नाम भदई भी है, गर्मा या जायद की फसल। भदई, गर्मा या जायद। बुआई कब होती? मार्च अप्रैल में। कटाई इसकी जून जुलाई में होती। जायद फसल ग्रीष्म ऋतु के दौरान होती है। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के दौरान। जायद की फसल गर्मी के दौरान होती है। जैसे
एक जिसमें पानी होता है, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, तरबूजा, ऐसे करके सब होती हैं। जायद फसल ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं, बिल्कुल बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और जून जुलाई में काट ली जाती हैं। फसल इसकी तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, लौकी, लोबिया, जो भी फसलें होती हैं, अब तो क्या नाम उसमें वो भी आना लगा है, केवल भिंडी, भिंडी भी इसमें आ जाती है। तो तिल उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल और दक्षिण में रबी की फसल। जो तिल है, तिल तिल जानते हो, जो ब्लैक वाले तिल, वही तिल ना हो तो वो तिलहन। तिल उत्तर में, यदि आपसे पूछा जाए उत्तर भारत में, बता दिया जाएगा। ये नॉर्मली पूछा जाए कि तिल किस में आता है, तो आप बताओगे किस में, खरीफ की फसल में। क्यों? क्योंकि आप उत्तर भारत में रहते हो। और यदि स्पेशली डिफाइन करके पूछा जाए कि तिल दक्षिण भारत में किस नाम से जान, किस एक फसल में आएगा, तो वो रबी की फसल में आएगा। ठीक है। अब देखो आर्थिक महत्व क्या, अन्न देखो आ गया, चलो वहीं पे बता रहे थे तो यहीं पे अन्न मिल गया। अन्न क्या, तो यूपीएससी में भर के क्वेश्चन यहीं से आए थे। मैं बार बार क्यों बताऊं, इससे अच्छा हमारी डबल स्पीड में आप पढ़ लीजिएगा। अन्न, धान, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, ज्वार। धान, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, ज्वार। दलहन, दलहन के अंदर अरहर, अरहर का दूसरा नाम क्या होता है, तूर। अरहर का दूसरा नाम क्या होता है, तूर। इसे तूर की दाल बोलते हैं। यूपीपी कांस्टेबल 2018 का पेपर में आया था, अरहर का दूसरा नाम तूर होता है, तूर। अन्न, अन्न क्या होते हैं, धान, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, ये सब अन्न होते हैं ज्वार में। दलहन क्या होते हैं, दलहन जिससे दालें बनती है, अरहर की दाल होती है, चना की दाल होती है, मूंग की दाल, मटर की दाल, मसूर की दाल, सोयाबीन। तिलहन जिनसे तेल मिलता है, मूंगफली से तेल मिलता है, मिलता है, सरसों से तेल मिलता है, मिलता है, तोरी मिलता है, मिलता है। तीसी बर्रे, खाली आप कितना याद रखोगे, मूंगफली, सरसों और तोरी, इतने याद रखो। नकदी फसलें कौन कौन सी होती हैं, जिनसे हमें तुरंत पैसा मिलता है। आलू मिलता है, आलू क्यों किया जाता है, नकदी के लिए। कच्ची फसल और पक्की फसल भी आप जानते होंगे क्या होती हैं, जो हमारे फर्रुखाबाद और हरदोई और कन्नौज के आसपास वाले एरिया होते हैं, इनमें कच्ची फसल। और आपके यहाँ क्या बोला जाता है पता नहीं, मतलब समय मौसम से पहले जो फसल करा ली जाए वो होती है कच्ची फसल। जैसे कच्ची फसल के आलू, जैसे जो आलू होता है वो वही जो पक्की फसल वाला होता है वो वही अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, लेकिन कच्ची फसल वाला वही अगस्त और सितंबर में बो दिया जाता है, जिससे कि आपकी वो फसल भी हो जाए, उसके बाद गेहूँ भी हो जाए। इसे बोलते हैं कच्ची और पक्की फसलें। इसका पूछा नहीं जाएगा, नॉर्मली हमारे गाँव के देहात में बोली जाती हैं चीज़ें, इसलिए इसको छोड़ दीजिएगा। नकदी फसलें कौन सी होती हैं, आलू, गन्ना, कपास, जूट, चाय, गहवा, रबर, सरसों, तिल, मूंगफली और सभी फल। फल किसमें, नकदी फसल में आते हैं। जैसे केला हो गया, ये सब क्यों, आप तो खा तो लोगे नहीं, इनको बेचने के लिए तो करते हो। चारे वाली फसलें, बरसीम चारे के लिए होती है। नेपियर, जो नेपियर घास नहीं होती, जो 12 मासी होती है, काट लो फिर जमाती, काट लो फिर जमाती है, उसकी एक बार बो दो। हमारे खेत में खड़ी है नेपियर घास, वो हमने एक शॉट डाला था गाँव वाला, जिसमें जो पापा हमारे थे वो सर पे रख के, जो सरसों का है, सरसों का बोझा रख के जा रहे थे, आपने देखा होगा शॉर्ट में। तो वहाँ पे पीछे साइड में नेपियर घास खड़ी थी, आपने देखा होगा। सूडान जई, सूडान जई, ठीक है। हरी हरी खाद वाली फसलें, सनई, सनई क्या होता है, सनई को करते हैं और हम लोग जोत जोत खेत में ऐसे ही जोत देते हैं और उनसे हमें सन भी प्राप्त होता है। मूंग, ये भी होता है। लोबिया, ये भी ढैंचा, जिसे ढैंचा बोलते हैं, ठीक है। ढैंचा क्या होता है, इसको काट दिया जाता है। जीवन चक्र के आधार पर फसलें कितने प्रकार की, सब पूछे गए क्वेश्चन, इसीलिए आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। क्या है, जीवन चक्र के आधार पर फसलें। एक वर्षीय, जो बुआई के बाद 1 वर्ष या कम समय तक तैयार हो जाएं, उन्हें एक वर्षीय फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ है 4 महीने में, मक्का 4 महीने, धान 4 महीने की, आलू 4 महीने में तैयार होता है। 1 वर्ष या उससे कम समय में तैयार होते हैं, उन्हें एक वर्षीय फसल कहते हैं। अब देखिएगा, द्विवर्षीय फसलें, जो 2 वर्ष में अपने जीवन चक्र को पूरा करती हैं, जैसे चुकंदर। बहुवर्षीय फसलें, 2 वर्ष या उससे अधिक के लिए बोई जाती हैं। जैसे गन्ना काट लो फिर जमाता, जैसे एक बार गन्ने की कटाई हो गई फिर दोबारा गन्ना उगता उगता है कि नहीं, जैसे कि उसमें छोटे छोटे किले, कलियाँ निकलती हैं, जिन्हें किले बोलते हैं गाँव में। बहुवर्षीय फसलें 2 वर्ष से अधिक के लिए। गन्ना, नेपियर घास होती है, 3-4 वर्षों तक आराम से चलती रहती है। रेशेदार फसल, रेशेदार जिनसे हमें रेशा मिलता है, क्या, जूट और कपास, जिनसे बोरा बोरी बनते हैं। शर्करा, शर्करा किसमें, गन्ने, शर्करा मतलब शक्कर किससे बनती है, चुकंदर की शक्कर बनती है, गन्ने की शक्कर बनती है। और देखो औषधीय फसल, औषधीय फसल कौन सी है, जिससे हमें औषधियाँ, दवा मिलती है, दवा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, औषधीय फसल। औषधीय फसल, चाय, कॉफ़ी, भांग, तंबाकू, गांजा, ये सब औषधि। देखो गांजा भी एक, ये औषधीय फसल का मतलब जिनसे हमें नशा हो जाए। चाय का नशा होता है, कॉफ़ी का होता है, भांग का तो पता ही है आपको, भोले बाबा पीते हैं। तंबाकू का तो पता है, जो एकदम खाते होंगे उनको पता होगा। गांजा, गांजा तो कहते हैं ना कि वो कौन, हमारी वो कंगना रहो, तो वो गांजा का नशा करती है शायद। वो बहुत गंजेड़ी टाइप की थी, मतलब कि गांजा का नशा करती थी। अब तो पता नहीं करती कि नहीं करती। घास वर्ग में फसल कौन सी आती है, घास वर्ग वाली, जो जिन्हें जानवर खा सकते हैं, अमूमन उनको घास वर्ग कह सकते हैं। जैसे धाने जानवर खा सकते हैं, गेहूँ खा सकते हैं, मक्का खा सकता है। देखो और भी एग्जाम्पल, लेकिन अमूमन मैंने बता दिया, ऐसा एग्जाम्पल आया तो आप कर जाओगे। ज्वार और गन्ना। विस्तृत खेती, विस्तृत खेती, खेती का आकार बहुत बड़ा, अधिकांश कार्य यंत्रों में
शारीरिक श्रम कम लेकिन पूंजी अधिक लगी। जैसे ट्रैक्टर हो गया, बड़े बड़े फार्म, या अमेरिका में बड़े बड़े खेतों में वो होती है खेती, तो खेती का आकार बहुत बड़ा होता है, अधिकांश फसलें यंत्रों के रूप में कार्य करती हैं। अब देखो सघन खेती, क्या सघन खेती, ये तो हम बता चुके, जनसंख्या का अधिक दबाव, सघन खेती। आर्द्र खेती, जहाँ वर्षा अधिक होती है, जैसे वर्षा कहाँ अधिक होती है, हमारे उत्तर भारत में होती है, हर जगह होती है। जैसे कि आर्द्र खेती, नमी वाली खेती, जिन्हें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे चावल है, गन्ना है, इसे बहुत पानी की जरूरत है, गन्ना वो चावल है, इसे पानी की जरूरत होती है। तो कहते हैं ना, धान तो पानी की खेती है, पानी नहीं बरसा तो धान नहीं होगा। जूट है, पानी खेती, गन्ना है, पानी खेती। शुष्क खेती, जहाँ पानी की कमी से, जहाँ पानी की कमी और वहाँ खेती की जाए, शुष्क खेती कौन सी होती है? जैसे आपको सरसों है, सरसों में ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इसे जैसे सरसों पूछा जाए, एक 22 एग्जाम्पल आ जाए कि शुष्क खेती कौन सी होती है, तो आप उसमें सरसों का एग्जाम्पल बेस्ट दे सकते हो। जैसे राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सरसों होता है। दक्षिण भारत में जो चीज़ें पानी की कमी होती है, जैसे कि शुष्क खेती कहाँ होती है, स्थान पूछा जाए तो आप दक्षिण भारत बता दोगे, ये वाला दक्षिण भारत। एकल खेती, जहाँ वातावरण किसी एक ही फसल के लिए प्रतिकूल, अनुकूल, असम अनुकूल हो। जैसे एकल खेती मतलब एक ही खेती हो भाई 12 मास। जैसे कि असम में क्या होती है, चाय की खेती। पश्चिम बंगाल में भी चाय होती है, पश्चिम बंगाल में क्या वो भी होता है, चावल। चावल मतलब धान की भी खेती होती है, दोनों दोनों मौसम में। तो मिश्रित खेती क्या होती है, प्रधान फसल के साथ साथ पूरक फसल भी उगाई जाती है, जैसे गेहूं के साथ साथ। अब तो नहीं होता है, क्योंकि दवाई वगैरह, कीटनाशक वगैरह पड़ने लगे। जैसे कि पहले हमारा एक खेत होता था, इसमें हम पहले गेहूं बो देते थे, तो फिर बीच में ऐसे ऐसे करके, बीच बीच में ऐसे ऐसे उसकी सरसों के वो लगा देते थे, लाइनें लगा देते, तो हमें सरसों की भी मिल जाती थी खेती। तो क्या होता, तो इसे गेहूं के साथ में सरसों की भी फसल, तो इसे मिश्रित खेती कहते हैं। झूमी खेती हम जिसे स्थानांतरण खेती कहते हैं, हम आपको बता चुके। जंगलों को काटकर खेती योग्य बनाए जाते हैं। असम, मेघालय, पूर्वोत्तर भारत में क्या झूम खेती बोली जाती है। मणिपुर में बर्न स्लेसेंट बर्न के नाम से जाने जाते हैं, हम पहले ही करा चुके। एमपी में दहिया, मणिपुर में पामुल नहीं, स्लेसेंट बर्न होगा। या तो देखो पामुल बहुत कम आता है, कि जैसे नहीं कहीं गांव देहात में छोटे लोकल नाम पड़ जाते हैं, तो उसे पामुल कह सकते हो। पामुल भी उसका दूसरा नाम है, लेकिन ये बस स्लेश एंड बर्न ज़्यादा पूछा जाता है, स्लेश एंड बर्न। तो स्लेश एंड बर्न को अच्छे से याद रखो, इसे बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, झारखंड में कुरुल या कुरुबा बता ही चुके। पश्चिमी घाट, जिसे केरल से कुमारी बोलते हैं, बता ही चुके आपको पहले। रोपड़, रोपड़ किस क्या होती है, जिससे हमारी रुपाई होती है, रबड़ की रुपाई होती है। जैसे रुपाई या तुड़ाई, ऐसे याद रखो, जैसे उसकी पत्ती तोड़ी जाती तो रोपड़ रुपाई हो गई। ऐसे मतलब याद करने की ट्रिक है। चाय, कहवा, नारियल, ये सब क्या है, रुपाई। और धान भी रुपाई की फसल है, रोपण कृषि। धान की पौध लगाई जाती है, आप लोगों को पता होगा, जिसका रोपण उसे रोपण कृषि कहते हैं। इनमें बड़े बड़े पौधे लगाकर कृषि की जाती है, पौधे जैसे बड़े हो जाते हैं फिर इनकी रुपाई की जाती है। भारत में फल उत्पादन देख लीजिएगा, क्या कह रहा है। अमरूद, अमरूद सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, कहाँ, प्रयागराज, लखनऊ, हरदोई, हरदोई तो हमारा घर है। अनानास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, असम में होता है। एक एक याद रखो, अंगूर कहाँ होता है, पंजाब में, इसीलिए यहाँ पे शराब सबसे ज़्यादा होती है, पंजाब, टल्ली हो गया रहा, टल्ली हो जाते हैं इसमें पी के पंजाबी। आम कहाँ होता है, यूपी में सबसे, हरदोई में नंबर 1 पे होता है, हमें अभी पता चला, हमें लगता है कि इसमें होता है, लखनऊ में होता है, ठीक है। आम, हमारा हरदोई इतना आगे नहीं है। आम यूपी, हरदोई। केला, केरला कर्नाटक, आप तो पता होगा, केरला। लीची यूपी, बिहार। और बिहार में कहाँ, चंपारण और मुजफ्फरनगर में 2 जिले हैं। N2 की कमी से पत्तियों के बीच सफ़ेद धब्बे किनकी कमी से आते हैं, N2 की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का अवयव है, इसके बिना कोई पौधा हरा नहीं होता है, बिल्कुल। यदि मैग्नीशियम नहीं है तो पौधा हरा नहीं होगा, वो हरा दिखाई नहीं देगा। सरसों में जो झरफ नहीं, महक आती, स्मेल टाइप की, बड़ी अजीब टाइप की, सरसों के तेल और प्याज में क्या होता है, सल्फर होता है, सल्फर, यहाँ पे लिख दें सल्फर। आपको यहाँ पे ब्लर दिख रहा होगा, सल्फर S2 जिसे बोलते हैं। H2 इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, कमेंट करके बताइए, शायद 16 होता होगा। याद है से, याद थे एकदम से, एक से लेकर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे करके हम लगभग 55 तक 1 सेकेंड में सुना देते थे जब 12th में थे। अभी भी याद है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे सुनाने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे करके बहुत तेज फास्टली याद करते थे। केंचुआ किसान का मित्र होता है, प्रकृति का हलवाहा होता है, पृथ्वी की आंत होता है, मृदा उर्वरता का बैरोमीटर होता है। मृदा उर्वरता का देखो, इनमें से कोई एक नाम पूछा जा सकता है। किसान का मित्र कौन, केंचुआ। प्रकृति का हलवाहा कौन है, केंचुआ। हलवाहा इसलिए कहते हैं, क्यों, क्योंकि खेत को अंदर से जोतता देता है, इसे घुस जाता है अंदर है, और पीछे से मिट्टी हगता रहता है। पृथ्वी की आंत, मृदा उर्वरता का बैरोमीटर। देखो सीधे सीधे पढ़ो यार, हम क्या इतना वो है नहीं, बहुत प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल भी हैं आप लोगों के लिए, अनप्रोफेशनल है। खेती, अब कृषि के प्रकार, विटी कल्चर, अंगूर की खेती। पिसी कल्चर, पीसी मछलियों को पीस के खाया जाता है, ऐसे समझो।
पीस के खा जाते हैं। मशीन होती है, आपने रील देखी होगी, ऐसे मशीन को डाल दिया जाता है, फिर आटा जैसी निकलती है मछलियाँ, फिर उनका बर्फी कतरी बना के खाए जाते हैं। चलो छोड़ो हटाओ। सेरीकल्चर, सेरी रेशम, ठीक है। सेरीकल्चर रेशम, जैसे उत्तर प्रदेश में रेशम कहाँ उत्पादन होता है? रेशम रेशम वन में, रेशम वन में। ट्रिक मैंने बताई थी, आप लोगों को याद होगा, बनारस में। हॉर्टिकल्चर, फलों के उत्पादन के लिए। ओलिविकल्चर, जैतून की कृषि। ओलिविकल्चर। एपीकल्चर, मधुमक्खी, एपीकल्चर मधुमक्खी। और ऑर्बिकल्चर, वृक्षों व झाड़ियों की। ऑर्बिकल्चर पूछा गया तो याद रखना, ऑर्बिकल्चर कौन से? वृक्षों व झाड़ियों के लिए ऑर्बिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी फ्लावर, फूलों की कृषि के लिए। सिल्वीकल्चर, वनों का संरक्षण। बेजी कल्चर क्या? मानव द्वारा की गई आदिम कृषि, आदिम कृषि को बेजी कल्चर है। नेमरी कल्चर, वनों में फल, नेमरी कल्चर को वनों में फल, कंदमूल, फल आदि फल का संग्रह। नेमरी कल्चर। ओलेरी कल्चर सब्जी से संबंधित, सब्जी और साग संस्थान कहाँ है? बनारस में सर, बनारस में, झारखंड, उसमें झांसी में, आप लोगों को पता होगा। मेरी कल्चर समुद्र, मरीन ड्राइव, जैसे नहीं जानते, मरीन ड्राइव पे कहाँ जाओगे भाई? समुद्र के किनारे तो जाओगे। मेरी कल्चर समुद्र जीवों का उत्पादन। देखो मैं ट्रिक से याद नहीं, यहाँ पे करवाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन हाँ मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ कि ऐसे ही। बर्मी कल्चर, केंचुआ पालन, बर्मी कल्चर, केंचुआ पालन। बर्मी कल्चर, केंचुआ पालन। पोमोलॉजी, फल विज्ञान, पोमोलॉजी भी फल विज्ञान। और मोरिकल्चर रेशम, मोरिकल्चर रेशम कीट और शहतूत की खेती के लिए होता है। हॉर्टिकल्चर घोड़ों व खच्चरों की खेती के लिए। आज हमें कमेंट बनाओ, मृदा का अध्ययन क्या होता है? पेडोलॉजी, पेडोलॉजी होता है शायद, पेडोलॉजी, पेडोगोजी या पेडोलॉजी। मृदा का जो सॉरी उसके मिट्टी से संबंधित नॉलेज के लिए, मृदा से संबंधित कौन सा विज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? शायद पेडोलॉजी कहते हैं। देखिए झूम कृषि के अन्य नाम, झूम कृषि के अन्य नाम क्या है? झूम उत्तरी भारत में कहा जाता है, दीपा छत्तीसगढ़ में दीपा, ठीक है। पोडू आंध्र प्रदेश में बता चुके, पोनम या पोड़म केरल में, पोड़म। और कुमारी भी केरल में कहते हैं, अलग अलग नाम होते हैं इनको। क्या है? झूम कृषि के बारे में आपको बता चुके हैं। कृषि पहले भूमि के वन को काटकर जलाकर किया जाता है, इसे क्या है? जलाओ या बुश फैलो भी कहते हैं, आपको पता होगा। ऑर्गेनिक कृषि, इसको याद देख लो, ऑर्गेनिक कृषि क्या होती है? इसमें उर्वरक व कीटनाशक का उपयोग नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होगा। 1930-40 से शुरू की गई, इसके जनक अल्बर्ट हावर्ड थे। ऑर्गेनिक कृषि वाला पहला राज्य कौन था? सिक्किम था। गेहूं का मूल स्थान कहाँ है? फिलिस्तीन है। जो पूछे जा सकते हैं वही बताया, ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं। अब देखो संस्थान देख लो कौन कौन से। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दिल्ली में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क, सूखा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, जोधपुर में। कपास तकनीक अनुसंधान संस्थान माटुंगा मुंबई में है। भारतीय घास व चारा अनुसंधान झांसी में है। और साग सब्जी वाला बनारस में। भारतीय उद्यान कृषि अनुसंधान संस्थान हैसरघाट बंगलौर में, हैसरघाट बंगलौर में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा, कटक उड़ीसा। अब देख, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में, लखनऊ में। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर। गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? अमरूद को कहा जाता है। गरीबों का सेब अमरूद की तरह होता है, गरीबों को, क्योंकि हर गरीब, जैसे कि वो नहीं आता है गांव में कबाड़ी वाला, लोहे लंगट टीन प्लास्टिक जूता चप्पल से अमरूद बदल ले, ऐसे करके चिल्लाता है, तो आप लोगों को पता होगा। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। आलू एक प्रकार का तना है। आलू जैसे पूछा जाए, आलू को किसमें कहता है? आलू एक प्रकार का तना है। रेशम के कीड़ों को क्या कहते हैं? कोकीन कहते हैं, कोकीन। और इनसे जो हमें मिलता है, जो रेशम मिलता है, वो किसका बना होता है? वो प्रोटीन का बना होता है। किसका? प्रोटीन का। अच्छे से पढ़ के जाना, प्रोटीन का बना होता है, क्वेश्चन पूछा गया था। लहसुन की गंध एलाइसिन के कारण होती है। मिर्च का लाल रंग कैप्सेथिन के कारण होता है, ठीक है। और चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। एनडीडीबी की फुल फॉर्म नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। 1965 में इसकी स्थापना थी। सूत्रधार इसके वर्गीज कुरियन थे। इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन 1970 जैसे दुग्ध क्रांति जब हुई थी, तो गुजरात आनंद में है। ये पूछा जा सकता है, इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन कहाँ है? गुजरात आनंद में है, गुजरात आनंद। दूध का पीएच मान है 6.6। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ? मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ से। धान की खेती के साक्ष्य कहाँ? कोल्डीबा, छत्तीसगढ़ से। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 से चला था। एफसीआई की स्थापना 1965 में न्यू दिल्ली में हुई थी। कृषि एवं लागत आयोग सीएसीपी की स्थापना 1985 में हुई थी, 1965 में हुई थी। यार इसको एक बार कंफर्म कर लेना, शायद हम कन्फ्यूजन में 1985 सही है या गलत है, प्लीज़, और माफ़ ही कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पे कन्फ्यूजन में आप भी हो सकते हो। 1965 हुई थी सीएपीसी की स्थापना, या 1985 एकदम सही लिखा है। जो एमएसपी है वो कौन जारी करता है? सीएपीएफ। इसमें टोटल 23 फसलें होती हैं, 22+1, 22+1। और जो एक फसल होती है वो गन्ना,
गन्ना जो है वो कृषि और लागत मूल्य CAP नहीं करता है। गन्ना के लिए अलग संस्थान वो होता है, आयोग, जो गन्ना का मूल्य निर्धारण करता है। और जो गेहूं का वर्तमान MSP शायद 2275 है। अब तो हमें लगता है दूसरा आ गया होगा, अगले जो 24-25 वाला। तो 2275 इस बार कितना, 2300 के करीब हुआ जाएगा। इसको सर्च करके लिख लेना सही से, ठीक है। अब क्या है, MSP प्रणाली 1966-1967 से में गेहूं के लिए दी जाती। कब? जब हमारे लिए हरित क्रांति आई थी। ई नाम का फुल फॉर्म क्या है? ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसको 2016 में इसका उद्धार मतलब इसको स्थापित किया गया था। भारत में सर्वाधिक सिंचित प्रदेश कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है? पंजाब है। मतलब कि क्षेत्र, जैसे भारत के पास सबसे ज़्यादा क्षेत्र है, इतना किसमें? उत्तर प्रदेश के पास। लेकिन वो सिंचित इतना ही कर पाता, मतलब कि पानी इतने तक पहुंचा पाता, इतना तो खाली रहता है। और पंजाब के पास क्या है? इतना क्षेत्र है, लेकिन वो लगभग में सब कुछ सींच लेता है, छोड़ पूरा पूरा क्षेत्र सींच लेता है। तो क्या होगा? सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र किसके पास है? पंजाब के साथ है। पंजाब भारत में सर्वाधिक सिंचाई कुएं व ट्यूबवेल से होती है। अच्छा, हम सोचे आगे कुछ लिखा होगा। भारत में सर्वाधिक सिंचाई कुएं व ट्यूबवेल से होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो नॉर्थ इंडिया में होती है वो ट्यूबवेल से होती है, जैसे नलकूप बोलते हैं। नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। नलकूप जो बोरवेल नहीं होती, बोरिंग और इंजन द्वारा, और जैसे क्या बोलते हैं, समरी बोलते हैं, समरी कराई जाती है, मोटर। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ? तमिलनाडु में होती है, तालाबों द्वारा। पौधे के विकास के लिए लगभग आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है? 16। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 ऐसे करके टोटल 16 तत्व हैं। अशोक दलवाई समिति किससे संबंधित? किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अशोक दलवाई समिति संबंधित है। यूपी में शक्कर का प्याला, यूपी को शक्कर का प्याला कहा जाता है। चना यूपी के सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली दलहन फसल है। चना सबसे ज़्यादा यूपी में, ना कि पूरे भारत में, यूपी में सर्वाधिक कौन सी फसल, दलहन फसल उगाई जाती है? चना। कहाँ? बुंदेलखंड क्षेत्र में। अफीम की खेती गाजीपुर और बाराबंकी में होती है। लखनऊ के पास बाराबंकी है, और उसी गाजीपुर तो इधर हमें लगता है बिहार की साइड में है। गाजीपुर, बाराबंकी। अरहर मुख्यतः बुंदेलखंड में होती है। बिल्कुल, अरहर का दूसरा नाम क्या है? तूर है। क्या? तूर है। गाजीपुर में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री है। और सोयाबीन कहाँ होता है? बुंदेलखंड में। आप कुछ जन्म स्थान देखो, क्वेश्चन जब आएंगे सामने तो आपके क्लिक कर जाएंगे। जन्म स्थान भारत में किसका? गन्ना और ज्वार का जन्म स्थान है। अफ्रीका में बाजरा है। अफ्रीका क्योंकि शुष्क महाद्वीप है, इसलिए उसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं, तो उसमें बाजरा था। अमेरिका में अमरूद है। और इथोपिया में काफ़ी है। चीन में क्या है? जौ और सोयाबीन। और मैक्सिको में मक्का। काला नमक चावल कहाँ से संबंधित है? सिद्धार्थनगर से। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है। गन्ना का उत्पादन प्रति हेक्टेयर कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? तमिलनाडु में। तो गन्ना यूपी की सर्वाधिक नकदी व प्रमुख व्यापारिक फसल है गन्ना। गेहूं के लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है गेहूं के लिए। गेहूं उत्पादन प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है? पंजाब है। चावल की मुख्यतः तराई व पूर्वी यूपी में खेती होती है। जैसे गोरखपुर किसे तराई क्षेत्र में आता है? गोरखपुर आपको पता हो। किस नदी के किनारे? राप्ती नदी के किनारे है। पश्चिम बंगाल व यूपी दूसरे स्थान पर है। किसमें उत्पादन है? चावल के उत्पादन में। किसके? चावल के उत्पादन में। तो पश्चिम बंगाल तो प्रथम में होगा, यूपी दूसरे पर होगा। हाँ, बंगाल प्रथम व यूपी दूसरे पे है। मक्का उत्पादन में यूपी तृतीय है। हरित क्रांति अधिक उपज के देने वाली फसलों के लिए हरित क्रांति फसलों के उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति से संबंधित है। मतलब यदि ये बात किया जाए कि हरित किस क्रांति में इस बात का उद्देश्य रखा गया था कि अधिक उत्पादन, तो हरित क्रांति में रखा गया था। चाय में थीन व कॉफ़ी में कैफीन होता है। चाय में थीन व कॉफ़ी में कैफीन होता है। भारत के कुल राष्ट्रीय आय का 22% किससे? कृषि से आता है। हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मैक्सिको को हुई थी। जनक इसके नॉर्मन बोरलॉग हैं। भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और को बढ़ाना। और इसमें कौन से बीज यूज हुए थे? HYV, हाई यील्ड वेराइटी प्रोग्राम। इसमें HYV का फुल फॉर्म पूछा जाता है। उस टाइम पे PM कौन थी? इंदिरा गांधी। और वित्त कृषि मंत्री चिदम्बरम थे। इसका दशक 1960 से 70 के बीच में है। यह मुख्यतः पंजाब, हरियाणा व यूपी के लिए शुरू हुई थी। इसका जन्म स्थल पंतनगर उत्तराखंड में है। श्वेत क्रांति जनवरी 1970 में वर्गीज कुरियन ने शुरू की थी। अमूल इसका फुल फॉर्म आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। श्वेत किसके? वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस को मनाया जाता है शायद। श्वेत क्रांति का द इंड 1996 में हुआ था। 1996 द इंड कर दिया गया। नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको हम बता चुके हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म इसमें आप लोग शिवरमन समिति से संबंधित है नाबार्ड। और अधिकतम ऋण वर्ष 15 वर्ष होती है। नाबार्ड के बारे में हम उसमें आपको पढ़ा चुके हैं। किसमें? इकोनॉमी में। देखिएगा, कृषि यंत्र, खुरपी, खरपतवार व अवांछित पौधों को हटाने हेतु किसका? खुरपी का प्रयोग। फावड़ा का जंगली घास व मिट्टी काटनी हेतु, जैसे कि नहीं फावड़ा लेके जाते, फावड़ा आप जानते हो। बटाईदार किसमें? शेयर क्रपिंग कहते हैं। शेयर, जैसे बटाईदार हो गया, आपका खेत हो गया और मेहनत उसकी हो गई, तो उसे क्या बोलते हैं? बटाईदार। आप जानते हो, बटैया आ गया। अरहर महाराष्ट्र, कर्नाटक, MP सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में अरहर होती है। उसके बाद बाजरा सबसे ज़्यादा राजस्थान में, फिर यूपी में, काफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, कपास वेस्ट बंगाल में, चावल वेस्ट बंगाल में, सोया महाराष्ट्र में, और चाय असम में सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद वेस्ट बंगाल। तंबाकू गुजरात में सबसे ज़्यादा होती है। और तिलहन में राजस्थान सबसे ऊपर, गेहूँ में यूपी और MP, उसके बाद पंजाब। और गन्ने का MSP FRP बोलते हैं, फेयर एंड रेम्यूनेट्रेटिव प्राइस।
जिसे FRP बोलते हैं। FRP आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा जारी किया जाता है, किसका, गन्ने का, MSP। ठीक है, इसको याद रखना, FRP। अब देख लीजिएगा क्रांतियाँ, विभिन्न क्रांतियाँ एवं संबंधित फसल का क्षेत्र। हरित क्रांति कृषि से संबंधित, हरित क्रांति किससे संबंधित, कृषि से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित, दुग्ध से संबंधित, श्वेत क्रांति। उसके बाद नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित, गुलाबी क्रांति झींगा मछली से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली से। पीली क्रांति सूरजमुखी से, सूरजमुखी कैसी होती है, पीली होती है। लाल क्रांति मांस या टमाटर, मांस कैसा होता है, लाल होता है, टमाटर लाल होता है। आपको ऐसा याद रखना चाहिए। गोल होते हैं, आलू कैसा होता है, गोल होता है, गोल होता है, गोल क्रांति। रजत क्रांति अंडा, अंडा कैसा, सफेद होता है, सिल्वर की तरह, इसे रजत मतलब सिल्वर, सिल्वर क्रांति हो गया। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से है। इंद्रधनुषी क्रांति कृषि संबंधी समग्र, समग्र मतलब उसमें कृषि में हर चीज आ जाएगी, ना कि हरित क्रांति से गेहूं संबंधित, इसमें गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद क्या है, कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति मतलब खनिज तेल के क्षेत्र से संबंधित, कृष्ण मतलब काली, और जो हमें वो मिलता है तेल, वो काला ही होता है, काला, फिर बाद में उसको रिफाइंड किया जाता है, तब जाके हमें तेल तेल के रूप में मिलता है। अमृत काल नदियों को जोड़ने के लिए क्रांति। सदाबहार का हरित क्रांति क्या होती है, कृषि उत्पादन को दोगुना करने के लिए सदाबहार हरित क्रांति लाएगी। और द्वितीय हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति करना व टिकाऊ कृषि। जो ऐसा नहीं पूछा जाएगा, हम बता दें सदाबहार हरित क्रांति किससे संबंधित, तब आप बोलना कि सेकेंड हरित क्रांति से संबंधित है। बाकी ये क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट हल्का पूछा गया था, इसके बारे में मैंने बना दिया इसको। अब देखिए कृषि संबंधी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। FAO खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ है, रोम इटली में। मौसम विज्ञान संगठन का जेनेवा स्विट्जरलैंड में। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय चावल मनीला फिलीपींस में। अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय कृषि संस्थान अबादान नाइजीरिया में है। देखो इन्हें सरसरी निगाहों से देख लो, बाकी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछे गए तो इसलिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ गया है। जीरोफाइट, जीरोफाइट मतलब जीरो मतलब छोटे पौधे, छोटे पौधे कहाँ होंगे जहाँ उन्हें पानी नहीं मिलेगा, और पानी कहाँ नहीं मिलता, मरुस्थल क्षेत्र में, तो मरुस्थलीय क्षेत्र। हाइड्रोफाइट, हाइड्रो देखो केमिस्ट्री में आप हाइग्रो को आर्द्रता बोलते हो, हाइड्रो को पानी बोलते हो, तो हाइड्रो जल के ऊपरी सतह पर उगाई जाने वाली वनस्पति, हाइड्रो अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र में उगाई जाने वाली वनस्पति। ट्रोपोफाइट, ट्रॉपिकल रीजन नहीं जानते, ट्रॉपिकल रीजन उष्ण कटिबंधी, उष्ण कटिबंधी। मीसोफाइट, मीसो शीतोष्ण कटिबंधी, और क्रायोफाइट शीत कटिबंध टुंड्रा वनस्पति क्षेत्र, लाइकेन और काई होता है। और हेलोफाइट नमकीन, हेलोफाइट नमकीन मिट्टी की वनस्पति जैसे मैनग्रोव होता है, इसे हेलोफाइट बोलते हैं। लिथोफाइट कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति, लिथोफाइट, लिथो एकदम भारी शब्द लगता था, भारी मतलब चट्टान। पाइरोराइट अग्नि प्रतिरोधी वनस्पति सवाना क्षेत्र, अग्नि प्रतिरोधी से पाइरोराइट बोलते हैं। अब देखो कृषि उपज के बीच का नाम जिससे हरित क्रांति के महत्वपूर्ण योगदान दिया था, वह कौन सी उपज थी, कौन सा, लर्मा रोजो, लर्मा रोजो क्वेश्चन पूछा गया, मजबूरी मेरी लिखना है। कुदाल के बारे में बता चुके, जहां नकदी फसल के लिए बिक्री उगाई जाती है रोपण कृषि कहते हैं, अरहर को ही तूर कहते हैं, आपको हम पहले बता चुके। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान 2009 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का 51.09% है। भूमि लगभग 51% आपकी भूमि भारत में है। वन के अधीन कितना, 21.8% है। मृदा रहित कृषि हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, मृदा रहित मतलब मिट्टी से रहित, तो कहाँ होगी, पानी में होगी बस। कृषि संस्थागत कार्य कौन से हैं, संस्थागत असंस्थागत कार्य तो नहीं पूछे जाएंगे, इनको हटाओ। भारत में HIB, इसको देखो, भारत में HIB 2 मिलियन हेक्टेयर पर लागू थी, HIB ये क्वेश्चन पूछा गया था CGL में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया। हरित क्रांति के पहले चरण में HIB बीजों का प्रयोग हुआ था, और तब मैं कहाँ गई थी, हाँ, HIB बीजों का उपयोग पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश समूह के राज्यों में अधिक संपन्न लोगों तक सीमित था। लेकिन देखो भारत में एक UP में क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे हम आपको समझाए दे रहे हैं कि देखो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को छोड़कर HIB बीज कहाँ सबसे ज़्यादा प्रयोग किए गए थे। देखो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी इनको थोड़ा थोड़ा यूज किया गया था। कौन से राज्य थे, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, बस इतने इसमें याद करने लायक है। इस क्वेश्चन को देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। तारामीरा एक तिलहन फसल है, तारामीरा। पहाड़ी क्षेत्रों पर श्रेणीदार खेती होती है, बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है वही करा रहे हैं। काजू कहाँ, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में होता है, इस चीज़ को हम करा चुके हैं। क्या कह रहा है, भारत के कुल क्षेत्र में 51% भाग पर कृषि होती है, तो आपको बता चुके। भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभक्त किया गया, बिल्कुल सही बात है। कृषियों की भूमि में दृष्टि से टॉप 3 देश, सबसे ज़्यादा कृषियों की भूमि किस देश में है, उसमें अमेरिका में। उसके बाद भारत में नंबर 3 पे चीन में। चीन हालांकि हमसे ज़्यादा क्षेत्रफल में, लेकिन वहाँ पे कृषियों की भूमि नहीं है। भारत में कृषि दिवस 1 जुलाई से 30 जून तक मनाया जाता है। भूमि सुधार 1948 में भूमि सुधार संबंधी कानून लाया था, हदबंदी, ये सब हम उसमें करा चुके हैं राजस्व वाले टॉपिक में। और हरित क्रांति का द्वितीय चरण कब 1987 में आया था, और सूखा पड़ने से 7वीं पंचवर्षीय योजना का पुनः मूल्यांकन किया गया था। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही करने लायक था। आगे देखो क्या कह रहा, हाँ कुछ योजनाएं देख लीजिएगा।
केसीसी योजना कब लाई गई थी? 1998 में लाई गई थी। एईजेड का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन होता है एईजेड का। पीएम कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 से आई थी। नामा का फुल फॉर्म क्या? नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट एक्सेस, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित है नामा। यह पहला विश्व व्यापार संगठन द्वारा शुरू किया गया था। कौन सी? नामा परियोजना। किसान काल सेंटर 21 जनवरी 2004 से शुरू हुआ था। इसका हेल्पलाइन नंबर है लास्ट में 1551 याद रखना। 1880 180 सबका कॉमन होता है 1551, बस इतना याद रखना। कौन सा? 1551। 7 AM से 7 PM तक लगता है, इतना जरूरी नहीं है। गेहूं किस कुल का पौधा है? ग्रेमनी कुल का पौधा है। चावल भी ग्रेमनी कुल का पौधा है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा कहाँ? चावल का कटोरा कहते हैं। किस डेल्टा को चावल का कटोरा कहते हैं? कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। गेहूं में चीन के बाद भारत का उत्पादन है, ठीक है, तो पता ही होगा आप लोगों को लिए। चावल के बाद गेहूं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। चावल के बाद गेहूं हम लोगों के उत्तर भारत में लगता है गेहूं नहीं, लेकिन विश्व स्तर पे देखा जाए तो चावल नंबर 1 पे, नंबर 2 पे गेहूं है। और गेहूं को ग्लूटीन नामक प्रोटीन मिलता है किससे? गेहूं से में। भारत विश्व का चौथा तंबाकू उत्पादक निर्यात देश है। अब आ गया है अगला टॉपिक। कौन सा? वाणिज्य और व्यापार। भारतीय कृषि आपकी खत्म हो चुकी है। वाणिज्य, यह वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, इसे भी कहते हैं वाणिज्य। और व्यापार में क्या अंतर है? वस्तुओं का क्रय विक्रय के लिए लाभ कमाना, इसमें सिर्फ लाभ ही होगा, वाणिज्य में कोई जरूरी नहीं लाभ हो, व्यापार में लाभ ही होता है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा है? यूएसए सबसे ज़्यादा। अब क्या? अमेरिका हो गया। सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? यूएसए से। और सर्वाधिक आयात कहाँ से किया जाता है? चीन से। ठीक है। विदेश व्यापार नीति 2015-16 पहली नीति लाई गई थी। 1 अप्रैल 2015 से एनडीए सरकार ने पहली विदेश व्यापार नीति लागू की, जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया। अच्छा, हमें आप लोग एक चीज़ बताओ, मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया, इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें बहुत अंतर है मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में, बाकी कभी बताएंगे। 900 अरब डॉलर निर्यात पहुँचने का लक्ष्य था किसने? 2015 से 20 तक। वर्तमान में विदेश व्यापार नीति फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जिसे एफटीपी बोलते हैं, भारत सरकार ने 31 मार्च 2023 को पारित की। इस नीति का लक्ष्य 2030 तक भारत के निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। भारत में सबसे ज़्यादा रुपए उधार व अन्य से तथा सबसे ज़्यादा खर्च ब्याज पे होता है। भारत का सबसे ज़्यादा खर्च किस पे? तो ब्याज पे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आते हैं वो कौन से? उधार लेने से आते हैं। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। उसका 1950 से विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी मिश्रित प्रवृत्ति के रूप में रही है। मतलब कि मिक्सर रही है ना, कि हाँ कि हम इसके साथ दुश्मनी ले लें, किसके साथ खोल लें, नहीं, हम व्यापार में अपने न्यूट्रल रहेंगे, मिश्रित रहेंगे, सबके साथ अच्छे रहेंगे। ये पीडा का फुल फॉर्म याद रखना। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसका फुल फॉर्म बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, इसको कहते हैं एमपीडा। एपीडा किसका? 1968 में। वो एपीडा था। एमपीडा मतलब मरीन प्रोडक्ट। मरीन किससे संबंधित है? मरीन मछलियों से संबंधित है। मरीन क्रांति, मरीन सॉरी यार, समुद्र से संबंधित है। मरीन ड्राइव बोला था ना, मरीन। एमपीडा का 1972 में इसका गठन हुआ। और मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मरीन प्रोडक्ट्स क्या होंगे? वही मछलियाँ वगैरह। मुख्यालय कोच्चि, केरल में। फेरा 1973 में, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, फेरा। और फेमा 1999-2000 में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसका फुल फॉर्म में देखना, बाकी कुछ नहीं है। ईडी का मुख्य कार्य फेमा को लागू करना है। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टमेंट। स्वतंत्रता की पहली औद्योगिक नीति, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में तथा दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में आई थी। एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे बोलते हैं, एफटीए सबसे पहला एफटीए किसके साथ हुआ था? भारत श्रीलंका के साथ व्यापार। एफटीए का मतलब चलो बाद में बताएंगे। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। ई, हाँ, फुल फॉर्म याद रखना। ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए यहाँ पे मुझे लिखना पड़ा। ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। और एम कॉमर्स का मतलब मोबाइल कॉमर्स। और एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इस बार सबसे ज़्यादा सिंगापुर से, आप लोगों को पता होगा कि। और इनवार्ड एफडीआई के बारे में कोई ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। इनमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था, नवरत्न कंपनियाँ, महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड कहाँ? न्यू दिल्ली में। मैक्सिमम तुम्हें न्यू दिल्ली में मिल जाएंगी। न्यू दिल्ली वाली छोड़ दो, फिर भी आप पढ़ के जाइएगा। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। रोज तोड़ो रोज बनाओ। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, न्यू दिल्ली में। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली में। इंजीनियर्स EIL जिसे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना है। क्वेश्चन एक पूछा गया था, बेंगलुरु उड़ीसा वाला, अभी आगे आएगा भी। और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ? बेंगलुरु में है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में है। शिपिंग जहाज वगैरह कहाँ? मुंबई में, जहाज रानी पोर्ट। ऑयल इंडिया लिमिटेड
ऑयल इंडिया लिमिटेड, असम, असम ऑयल इंडिया लिमिटेड, बस असम याद रखना। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कहाँ, हैदराबाद में है। न्यू वैली लिग्नाइट कॉरपोरेशन तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड कहाँ है, विशाखापट्टनम में। नेशनल एल्यूमिनियम नाल्को, जिसे इस बार पूछा गया था नाल्को, 17 की फर्स्ट सीट में आपने देखा होगा नाल्को के बारे में पूछा गया था। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर उड़ीसा में। नाल्को कहाँ है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। आप नवरत्न कंपनियां देखिए, अब महारत्न कंपनियां देख लीजिए। स्टील इंडिया लिमिटेड कहाँ है, न्यू दिल्ली में। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड न्यू दिल्ली में। गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड कहाँ है, जेल कहाँ है, न्यू दिल्ली में। भारत पेट्रोलियम कहाँ है, भारत पेट्रोलियम मुंबई से। अंबानी देखो, पेट्रोलियम जो धीरूभाई अंबानी का पेट्रोल पंप पे काम करते थे, और धीरूभाई अंबानी कहाँ थे, भारत पेट्रोलियम कहाँ है, मुंबई में है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन न्यू दिल्ली में। कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता में, कोलकाता। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई में। हिंदुस्तान और भारत ये सब कहाँ उससे। नेशनल थर्मल पावर प्रोडक्ट एनटीपीसी कहाँ, न्यू दिल्ली में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन हेड ऑफिस कहाँ, देहरादून में। पंजीकृत ऑफिस दिल्ली में, अब जो रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया है। और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली में। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गुरुग्राम में। अब देखिएगा मानवाधिकार। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया मानवाधिकार। इसकी स्थापना 10 दिसंबर 1948 में हुई थी। किस देश में थी, फ्रांस पेरिस में हुई थी। टोटल देश 58 देशों ने भाग लिया था। 48 पश्चिमी वोट पड़े थे। चेयरमैन उस टाइम पे इलोनोर रूजवेल्ट थे। भारत की तरफ से बैठक में भाग किसने लिया था, हंसा मेहता ने लिया था। मानवाधिकारों की 7वीं घोषणा को मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, बस इतना याद रखो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यह एक संवैधानिक निकाय, 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना। मानवाधिकार अधिनियम 1993, पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, और कुल सदस्य वर्तमान एक अध्यक्ष, 6 पदेन और 5 नियुक्त होते हैं। और बस इतना, जितना हम गोला करें उतना ही याद रखना। इसका मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार अध्यक्षों में अब तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 2019 में संशोधन के पश्चात कितने सदस्यों को जोड़ा गया, 3 सदस्यों को जोड़ा गया। तो संशोधन में और भी आगे चीज़ें की गई वो उनको हम बता रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार में कितनी बार संशोधन हो चुका, 2 बार, और अंतिम संशोधन 2019 में होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग को सजा देने का अधिकार नहीं। जो मानवाधिकार आयोग है वो NHRC, जिसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कहते हैं, इसे सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि पत्र है। क्या, संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर एक संधि पत्र, जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है। वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार की घोषणा का वैधानिक स्वरूप संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सामान्य प्रस्ताव, संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सामान्य प्रस्ताव है। मानवाधिकारों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तेहरान, ईरान में 1968 में हुआ था। और मानवाधिकार संशोधन 2019 में था। गृह मंत्री अमित शाह ने 8 जुलाई 2019 को पेश किया था। इतनी कोई जरूरत नहीं, बस अंतिम संशोधन आप लोग याद रखो। संशोधन क्या हुआ था वो भी देख लीजिएगा। आयोग का अध्यक्ष है वो पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहा हो। पहले क्या था, जो संशोधन से पहले नियम था कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पे रहा हो, लेकिन अब क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। जैसे मुख्य न्यायाधीश तो था ही था, अब तो और भी न्यायालय के न्यायाधीश है तो उनको भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ठीक है, कार्यकाल पहले 5 वर्ष या 70 वर्ष था, अब कार्यकाल क्या 3 वर्ष या 70 वर्ष है। वर्तमान में क्या कार्यकाल इनका है, 3 वर्ष या 70 वर्ष, अच्छे से याद रखो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार सदस्य की नियुक्ति, राष्ट्रीय अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा पीएम की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश की जाती है। देखो, राष्ट्रपति करता है, अपना इतना याद रखो। इसमें भी बहुत चीज़ें याद करने वाली नहीं, लेकिन निगाहें डाल के जाएगा। इस समिति में कौन कौन पीएम होता है, लोकसभा अध्यक्ष होगा, राज्यसभा का उपसभापति जैसे उपराष्ट्रपति होता है, और दोनों सदनों के विपक्ष के नेता होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री कौन, मोटा भाई अमित शाह। राष्ट्रपति इस समिति का सदस्य नहीं होता। देखो, पूछा जा सकता है कि मानवाधिकार आयोग की समिति का सदस्य कौन होता है, राष्ट्रपति नहीं होता है। और अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इसी के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिश की प्रकृति कैसी, सलाहकारी है। मानना न मानना आपका काम है। आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सलाह दे सकता है, ये चीज़ गलत हो रही है, रेप हो रहा है तो गलत हो रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में कौन कौन शामिल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में कौन कौन शामिल है, इस चीज़ को जरूर देखिए। UPSI 2021 क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बिल्कुल शामिल है। राज्य मानवाधिकार आयोग शामिल है। राष्ट्रीय मानवाधिकार और मानवाधिकार न्यायालय तीनों शामिल है किसमें, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 37 के तहत जांच एजेंसी का गठन किया गया है।
कोई ज़रूरी नहीं, बस पढ़ के जाइएगा। मानवाधिकार न्यायालय वो छोड़ दीजिएगा, नीचे देखिएगा। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कार्यान्वयन मशीनरी के बिना एक गैर बाध्यकारी साधन माना जा सकता है। इसका मतलब, इस वाक्य का मतलब ये है कि देखो, मानवाधिकार तो हमारे बन गए, घोषणा भी हो गई, यदि इनका कार्यान्वयन ना हो तो ये एक गैर बाध्यकारी मशीन हो जाएगी। जैसे कोई ट्रैक्टर तो हमने ले लिया, लेकिन उससे हम काम नहीं ले रहे, वो खड़ा है, तो वो बेकार हो जाएगा। उसी तरीके से इस वाक्य का कहने का मतलब है, यदि नियम को लागू नहीं किया गया तो बेकार चीज़ें हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान हेड कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। अब देखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लोक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां धारण करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार कुछ नहीं याद करने की जरूरत है, बस इतना याद रखो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार में कुल अनुच्छेद कितने? 30 हैं, 30। आर्टिकल 1 कहता है सभी मनुष्यों को जन्मजात स्वतंत्रता और समानता। सभी मनुष्यों को जन्मजात, देखो मनुष्य क्या होगा, सबसे पहले जन्मित होता है, तो सबसे नंबर 1 में क्या होगा? मनुष्यों को जन्मजात। उसके बाद जब थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, ट्रिक से याद करा दो, चलो देख लेते हैं। जब थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो वो भाषा सीखता है, वर्ण जाति भेदभाव वो सब सीखता है, तो धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। उसके बाद 2004 बता आर्टिकल 4 में गुलामी से स्वतंत्रता, 2018 में यही क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिकल 4 में क्या दिया गया है? गुलामी से स्वतंत्रता। और कानून की आर्टिकल 7 में दिया गया, कानून की निगाह में सभी समान बिना भेदभाव के कानूनी सुरक्षा। ठीक है। और 9 में क्या? किसी को मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नज़रबंद या निष्कासन न किया जाए। ना किया जाए क्या? निष्कासन, नज़रबंद या कुछ भी करके। 13 देश के अंदर कहीं भी आने जाने बसने का घूमने का अधिकार आर्टिकल 13 के अंतर्गत है। और 14 में सताए जाने पर दूसरे देश में शरण ले सकते हैं, जैसे बांग्लादेशी भारत में आ सकते हैं। लेकिन मैं पहले कह चुका हूँ, बाध्यकारी नहीं है। यदि भारत नहीं चाहे तो नहीं आने दे सकता है, तो मानवाधिकार कुछ नहीं कर सकता है। 2030 सभा समिति का अधिकार, सभा आप कर सकते हो, समितियाँ आप कर सकते हो। आर्टिकल 19 क्या है? विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार व अभिव्यक्ति की, ये मानवाधिकार के अनुच्छेद है, ना कि संविधान के अनुच्छेद, अच्छे से याद रखना। और मतदान का अधिकार किसमें? आर्टिकल 21 में। इसे देखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में। अब देखो, राज्य मानवाधिकार, राज्य मानवाधिकार 26 राज्यों में है। ठीक है। राज्य मानवाधिकार उन्हीं मामलों की जांच करता है जो विषय राज्य सूची व संबंधित सूची में दिए गए हों। यह एक बहुसदस्यीय निकाय, बिल्कुल बहुसदस्य होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष इसका हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सदस्य न्यायाधीश होते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये क्वेश्चन राज्यपाल, अच्छे से लिख लेना। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन हटा कौन सकता है? वो राष्ट्रपति हटाएगा। बल्कि हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। और समिति में मुख्यमंत्री होंगे, जो मुख्यमंत्री होंगे वो हेड होंगे। विधानसभा अध्यक्ष होंगे, राज्य गृह मंत्री, विपक्ष के नेता। इस टाइम पे कौन है? उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता कौन? माता प्रसाद पांडे वर्तमान में, पहले अखिलेश यादव थे। आयोग में कार्यकाल पूरा होने के बाद सदस्य राज्य या केंद्र के अधीन कोई भी सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं ग्रहण कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो सदस्य का पद पहले धारण कर चुका है। इसमें 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार गैर सरकारी संगठन है, गैर सरकारी संगठन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1951, इसका जो 1 मिनट पूछा जा सकता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? मानवाधिकार से संबंधित है, बस इतना रखना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। स्थापना 1961 में। 1977 में पोषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए शांति का नोबेल कब? 1978 में यूएन के राष्ट्रीय मानवाधिकार को मिला था। कब? 1978 में। अब देखो, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन एक क्वेश्चन टॉपिक है यूपी पुलिस के कांस्टेबल के सिलेबस में। सोशल मीडिया क्या होती है? यही इंस्टा फिस्टा, यही जो फेसबुक की जो चीज़ें हम यूज करते हैं ऑनलाइन, वही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? इंस्टा सोशल मीडिया होते हैं। सोशल नेटवर्क के शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे वार्नेस ने किया था। जे वार्नेस ने। विश्व की पहली सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी? 6 डिग्री। याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि यूट्यूब की स्थापना 14 फरवरी 2005 को हुई थी। जावेद करीम, स्टीव चैन और चैड हार्ले। 2006 में गूगल ने इसे खरीद लिया और इसके सीईओ नील मोहन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूएसए में। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। 2004 में इसके जो संस्थापक मार्क जुकरबर्ग थे। अकाउंट बनाने की मिनिमम एज यहाँ पे 14 नहीं है, यहाँ पे कितनी है? 13 साल। ठीक है, इसको सही कर लेना। अकाउंट बनाने की मिनिमम एज 13 है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं आएगा बस। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया। इसका न्यू नेम है, जो नेम चेंज कर दिया उसका न्यू नेम है कौन? मेटा। ठीक है। और व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। संस्थापक कौन है इसके? ब्रियन एक्टन और जॉन कौन है। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में। स्टेटस 30 सेकंड का लगता है, 24 आवर के बाद अपने आप डिसेबल हो जाता है। और इसके सीईओ हैं बिल कैथकार्ट। अब देखो, ट्विटर एक्स एलन मस्क ने अब तो खरीद लिया, अब तो इसको एक्स हो गया, अब चिड़िया तो रही नहीं,
अब एक्स हो गया। संस्थापक जैक डॉर्सी थे, 30 सितंबर 2006 को इसकी स्थापना हुई थी। और मैक्स करेक्टर 140 करेक्टर लिख सकते हैं, वर्ड लिमिट इसमें होती है। इंस्टाग्राम 2010 में इसकी स्थापना हुई, केविन सिस्टम और माइकल क्रेगर ने की थी। 32 भाषाओं में लॉन्च किया गया। यदि पूछा जाए कि अनसेंड की सुविधा, अनसेंड किस में होता है, अनसेंड इंस्टाग्राम में होता है और डिलीट इंस्टाग्राम में नहीं आता है ऑप्शन, तो अनसेंड अनसेंड ऑप्शन किस में आता है, इंस्टाग्राम में। और बेनिस मोड, बेनिस मोड क्या होता है, किस में आता है बेनिस मोड, इंस्टाग्राम में आता है। कौन सा बेनिस मोड, आपको पता होगा। बेनिस मोड किस में आता है, इंस्टाग्राम में आता है। अब देखो लिंक्डइन, पेशेवर साझावर कनेक्टिंग, पेशेवर साझा कनेक्टिंग साइट है, प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 2002 को हुई थी। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। की लॉगर क्या था, कोई भी जानकारी की जो अपने आप पीसी पर डालते रिकॉर्ड कर लेता है। की लॉगर क्या होता है, जैसे आपका पर्सनल कंप्यूटर है, इसमें की लॉगर आ गया तो आप जो भी इस पर करोगे वो सब चीज़ें आपकी जानकारी वो रिकॉर्ड कर लेगा, इसे बोलते हैं की लॉगर्स। अब देख लो कंपनी और उनके सीईओ। एप्पल के टिम कुक, एप्पल के टिम कुक हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, मास्टर कार्ड के माइकल माइबैक, इन्फोसिस के हैं सलीम पारेख, गूगल के सुंदर पिचाई, अब तो शायद बदल गए ना गूगल के, अमेजॉन के एनडी जेसी, फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णमूर्ति और पेटीएम के विजय शेखर शर्मा है। अब देखो इंटरनेट, इंटरनेट जो इसकी खोज हुई थी 1969 में, बिंट सर्फ ने इसकी खोज की थी। फर्स्ट नेटवर्क कौन सा, अर्पानेट। इंडिया में 15 अगस्त 1995 को बीएसएनएल द्वारा, बीएसएनएल वो वाला नहीं है, बीएसएनएल वाला है, ठीक है। अब इसके फुल फॉर्म देख लो, आपको पता होंगे। डब्ल्यू के वर्ल्ड वाइड वेब कौन, बर्नस ली, टिम बर्नस ली इसके खोज करता है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीएमएल का हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डॉट कॉम का मतलब कॉमर्शियल, डॉट मिल का मतलब मिलिट्री, डॉट नेट का मतलब नेटवर्किंग, डॉट ओआरजी का मतलब ऑर्गेनाइजेशनल, डॉट जीओवी का गवर्नमेंट और डॉट सीओ का कंपनी। डॉट सी इनके फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। डॉट सीओ डॉट इन का इंडिया। अब देखो वेब ब्राउज़र कौन कौन से, वेब ब्राउज़र कौन सा, मैक्सथॉन है, गूगल है, क्रोम है, मोजिला, ओपेरा और सफारी। सफारी ये क्या है, वेब ब्राउज़र। और सर्च इंजन कौन सा, गूगल क्या है, गूगल वेब ब्राउज़र सर्च इंजन दोनों में आता है। गूगल, याहू, बिंग, आस्क, अल्टा विस्टा, हॉटपॉट और बस इतना ही, इन दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है। अपराधियों पर नज़र रखने के लिए यूपी पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था, त्रिनेत्र। ऐसी छवि जो पराया फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है उसे अवतार बोलते हैं। जैसे नहीं अपनी फेक डीफेम फोटो बना के लगा दो तो उसे क्या बोलते हैं, अवतार। अब देखो चैट जीपीटी, जीपीटी का फुल फॉर्म कोई बता सकता है, किसी में दम जरूर होगी, दम तो बताएगा कमेंट करके। देखो जैसे कमेंट करके पता बता दो तब ऐसा लगता है कि यहाँ तक लोग आए हैं, पढ़े हैं। चैट जीपीटी का विकास ओपन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है, जॉन मैकॉर्थी। सिग्नल ऐप की स्थापना मैक्सिम मॉर्ली स्पाइक। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फेरबानी समिति के आधार पर हुई थी। क्वेश्चन उसमें छूट गया था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था, कोई बात नहीं। आईजीटीवी का फुल फॉर्म क्या था, इंस्टाग्राम टेलीविजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम मत याद रखना, बस इंस्टाग्राम टेलीविजन याद रखना। के दृश्य को निरूपण को फ्लोचार्ट कहते हैं। जो फ्लोचार्ट किसे बोलते हैं, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे बनाना, इसे फ्लोचार्ट बोलते हैं। कंप्यूटर साइंस वाले अच्छे से जानते होंगे। फेसबुक पर शो देखने के लिए एफबी बैच का अपलोड किया जाता है। जो कोई चीज़ देखते हो तो उसका एफबी बैच। और सर्च इंजन क्या है, गूगल। वर्तमान में मैसेंजर के मालिक कौन है, एफबी मैसेंजर, आप जानते होंगे। ओटीटी का फुल फॉर्म क्या, ओवर द टॉप, ओवर द टॉप। एआई के जन्म जॉन मैकार्थी। सोशल मीडिया में स्क्रैप बुक नामक विशेषता किसमें, ये स्क्रैप बुक विशेषता किसमें, फेसबुक में। इसकी स्थापना 2004 में, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, मूल नाम इसका द फेसबुक था, द फेसबुक याद रखना। द फेसबुक और न्यू नाम क्या है, मेटा। इंटरनेट के जनक बिंट सर्फ। मैक ओएस का फुल फॉर्म एप्पल इंक द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम में, मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। आईपीईजी का फुल फॉर्म क्या था, ज्वाइंट फोटोग्राफी, नहीं जेपीईजी का, आईपी नहीं, जेपीईजी का। जेपीजी नहीं, फॉर्म में आप फोटो देखते हो तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप्स। अब देखो पिंटरेस्ट के सीईओ व संस्थापक कौन है, बेन सिल्वर मैन। स्नैपचैट का लोगो में क्या है, भूत है। ट्विटर का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में। व्हाट्सएप का मालिक एफबी है, अब तो खरीद लिया है। जूम की स्थापना एरिक युवान ने की थी। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, लिनक्स और यूनिक्स। अब CAAS का फुल फॉर्म बताइएगा। CAS का फुल फॉर्म क्या होता है, कंटेनर्स एज ए सर्विस।
ट्विटर में के लोगों में क्या पक्षी, लेकिन अब क्या है, एक्स क्रॉस है, जिसे एक्स बोलते हैं। पक्षी नहीं रहा, पक्षी को हटा दो। लेंस स्टूडियो किस में होता है, स्नैपचैट में लेंस स्टूडियो होता है। कौन सी साइट केवल प्रोफेशनल नेटवर्किंग के उद्देश्य से बनाई गई, कौन सी, लिंक्डइन, लिंक्डइन। और क्या है, शेयर चैट के सीईओ अंकुर सचदेवा, शेयर चैट भी तो आता है, अंकुर सचदेवा। अमेजॉन के वर्चुअल असिस्टेंट का नाम एलेक्सा। इंस्टाग्राम के ओनर एफबी, इंस्टाग्राम का भी मालिक एफबी हो गया। 2014 में किसने व्हाट्सएप का अधिग्रहण किया था, फेसबुक ने। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक द्वारा वर्चुअल असिस्टेंट कौन है, बिक्सबी। सैमसंग का आगे हम वर्चुअल असिस्टेंट बताएंगे इनके। सीरी, एप्पल का वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, सीरी। आगे क्या कह रहा है, एफबी के नेटवर्क का विस्तार किस वर्ष शैक्षिक संस्थान के आगे हुआ था, 2006 में हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्चुअल असिस्टेंट कार्टेना, माइक्रोसॉफ्ट का देखो आगे हम बता ही दे रहे हैं, चलो सबके लिखे होंगे कहीं पे, चलो देख लेते हैं। बीबीएम, ब्लैकबेरी, इनका फुल फॉर्म जरूर याद रखो जो पूछे जाते हैं। बीबीएम का फुल फॉर्म क्या है, फेसबुक का वर्चुअल असिस्टेंट ऑकुलस है, याद रखो। बीबीएम ब्लैकबेरी मैसेंजर। टम्बलर के संस्थापक डेविस कॉर्प। स्काइप की जो स्काइप की स्थापना जरूरी नहीं है, तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। अनसेंड मैसेज की सुविधा किस में उपलब्ध है, ये तो कराया था इंस्टाग्राम में। लाइव रूम का फीचर किस में है, इंस्टाग्राम में, लाइव रूम। अब कुछ डेफिनेशन से देख लो। स्टेगनोग्राफी, किसी छवि में डाटा इनक्रिप्ट करने के लिए स्टेगनोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। दुनिया का पहला रोबोट नागरिक सोफिया किसने बनाया था, हैंसन रोबोटिक्स कंपनी ने बनाया था पहला। इंटरनेट पर पहला सर्च इंजन कौन सा है, आर्ची। सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी ट्विटर, फेसबुक और वीवो। ट्विटर, फेसबुक और वीवो है। कोयरा सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, कोयरा एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, कोयरा आप जानते हो। एफ भी एक नीले वर्ग में होता है, एफ लिखा है, एफ ऐसे करके लिखा, ऐसे गोला होता है, इसे बोलते हैं एफ भी। इंस्टाग्राम, एक रेनबो बैकग्राउंड में एक स्टाइलाइज्ड कैमरा, इंस्टाग्राम को जो लोगो होता है। लिंक्डइन में IN लिखा होता है, पिंटरेस्ट में P लिखा होता है, स्टाइलाइज P। और यूट्यूब में सफ़ेद वर्ग में लाल रंग प्ले बटन होती है, आपने यूट्यूब का तो लोगो देखा ही होगा। गूगल मीट पुनः ब्रांडेड किया गया किसके, हैंग्सआउट मीट द्वारा, हैंग्सआउट मीट द्वारा। यूट्यूब सफ़ेद वर्ग बहुत तो बता दिया, गूगल डू के बारे में पढ़ना कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखिए कि वापस कॉल के लिए किया जाता है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कौन सी है, एक्स मतलब ट्विटर, कू मतलब कू, टम्बलर मतलब डेविड कार्प, ट्विटर, सोप, गोब, डेविड पर नहीं जाते, हेलो गाइज वाला, वही गाइज। अब वर्चुअल असिस्टेंट इंपॉर्टेंट, इनको पढ़ लीजिएगा। एप्पल का कौन है, सीरी है। माइक्रोसॉफ्ट का कार्टेना है। अमेजॉन का एलेक्सा है। गूगल का गूगल असिस्टेंट है। सैमसंग का बिक्सबी है। IBM का वाटसन असिस्टेंट है। असिस्टेंट मतलब कि कुछ भी बोलो तो अपने आप बताने लगता है। और अलीबाबा का अली जीनिया है। और नाउन्स का ड्रैगन असिस्टेंट है। LG का थिंक AI है। और जियोमी का एक जियोमी AI, क्या है इनके वर्चुअल असिस्टेंट। देखो फोटो शेयरिंग साइट कौन कौन सी है। इंस्टाग्राम पे फोटो शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल। फेसबुक पे बिल्कुल। पिंटरेस्ट पे बिल्कुल। फ्लिकर पे बिल्कुल। गूगल वर्ड फोटोज होती हैं। और सूप से बिल्कुल सैमसंग पिक्सबी और BSCO बिक्सी। केवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट, गूगल फोटोज और सैमसंग, इतने इंपॉर्टेंट, बाकी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। ये नेक्स्ट टॉपिक है आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद। आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद। हॉट परस्यूट और सर्जिकल स्ट्राइक शब्द किससे संबंधित है, आतंकवादी से संबंधित है, आतंकवाद से। भारत की आतंकवादी रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए किसकी स्थापना की, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की, नेट ग्रिड की स्थापना हुई थी। भारत में इंटरपोल की तरह कौन काम करता है, CBI करती है। छावनी बोर्ड किसके अंतर, रक्षा मंत्रालय के अंतर, बता चुके हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक कौन जारी करता है, कौन, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। दोषी व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट के लिए भंडारगृह के रूप में कौन कार्य करता है, NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी स्थापना हुई। गृह मंत्रालय के अधीन नई दिल्ली के अधीन CAPF की संख्या टोटल कितनी, 7 है। SSC GD की जो वैकेंसी आती है उसे 7 बोलते हैं। ये वही PDF है, बस अलग तोड़ तोड़ के मैंने दिखा दिया गया, तो उसमें अलग लिख दिया गया। 1971 में भारत पाक युद्ध में कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन कौन था, ऑपरेशन ड्राइटेड व ऑपरेशन पायथन। ड्राइटेड और पायथन। चकमा शरारती किस देश से संबंधित है, बांग्लादेश से संबंधित है। संयुक्त आसूचना समिति, ज्वाइंट इंफॉर्मेशन कमेटी क्या है, एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान रहा के तीनों सेनाओं से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती, कौन, ज्वाइंट आसूचना समिति, ज्वाइंट इंफॉर्मेशन कमेटी, एक केंद्रीय सचिवालय के अधीन कार्य करती है। भारत के परमाणु कार्यक्रम का नाम स्माइलिंग बुद्धा, भारत के परमाणु कार्यक्रम का नाम स्माइलिंग बुद्धा। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी बल प्रदान करने जा रही है, क्या, ब्लैक पैंथर। UPP 2018 में पूछा गया था, ब्लैक पैंथर। आंध्र प्रदेश के चर्चित ग्रे हाउस की तर्ज पर बनाई गई थी, क्या, ब्लैक पैंथर। किसके तर्ज पर बनाई गई थी, आंध्र प्रदेश के चर्चित ग्रे हाउस की तर्ज पर। नक्सल प्रभावित राज्य कौन से, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। ISIS का फुल फॉर्म क्या है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक। ISIS का फुल फॉर्म ये होता है। इराक व सीरिया के सक्रिय आतंकवादी संगठन
इराक व सीरिया में एक सक्रिय आतंकवादी संगठन है। का मुखिया कौन है? अबू अबू बकर अल बगदादी। लाल गलियारा किसे कहते हैं? लाल गलियारा किससे संबंधित है? नक्सल प्रभावित क्षेत्र से संबंधित है लाल गलियारा। अब देखिएगा बोको हराम, नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन क्या है? बोको हराम है। आतंकवाद से निपटने के लिए बनी एटीएस 1990 में स्थापना। किसी विस्फोटक की सूचना पर कौन सा दस्ता भेजा जाता है? बम निरोधक दस्ता भेजा जाता है, जिसे बम डिस्पोजल स्क्वाड भी कहते हैं। किसे? जब कोई बम की सूचना मिलती है तो उसे बम डिस्पोजल स्क्वाड बोलते हैं। आतंकवाद को रोकने के लिए कानून क्या है? पोटो, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट ऑर्डिनेंस 2002 में बना और 2004 में खत्म। कारगिल समस्याओं पर बैठक की गई जांच की समिति के सुब्रमण्यम समिति ने बताई थी। सीएपीएफ की स्थापना 7 होती, जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती। सबसे पहले एनएसजी, इसकी स्थापना 1984 वाला क्वेश्चन आएगा, कहीं कहीं पे 1986, तो अधिनियम और उसमें सब में कन्फ्यूजन है, तो आपको 1984 ऑप्शन मिलेगा जहाँ तक है। आदर्श बाग किसका है? कौन सा? सर्वोत्तम सुरक्षा आदर्श बाग के। आतंक रोधी अपहरण व बंधक बचाव कार्य में विशेषता प्राप्त। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। अब देखो सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना 1939 में थी। स्वतंत्रता के पूर्व बहुत ही सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। राज्य पुलिस की सहायता के लिए इसका बनाया गया स्थापना की गई। आदर्शवाद सेवा निष्ठा और राष्ट्र प्रथम सेवा निष्ठा, राष्ट्र प्रथम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य करती। कौन सा बल क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य करता है? सीआरपीएफ, जिसकी स्थापना 1939 में हुई थी। अब आगे देखो बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये कहाँ कहाँ लगता है? बंगाल और पाकिस्तान, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और भारत, इधर पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगता है। बांग्लादेश व भारत के बॉर्डर पे, बांग्लादेश भारत और जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगता है वो बीएसएफ लगता है। इसका जीवन पर्यंत कर्तव्य। सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। बीएसएफ की, सीआईएसएफ की सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1969 में हुई थी। ये औद्योगिक क्षेत्र में लगाई जाती है। एयरपोर्ट हो गया, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र हो गया इधर, और इसका जो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। आदर्श बाग की सुरक्षा व रक्षा। असम राइफल एआर, इसकी स्थापना 1835 में, सबसे पुरानी है। इसे कछार लेवी के नाम से जाना जाता है, एकमात्र जिसकी स्थापना स्वतंत्रता पूर्व हुई थी। और भी हुई थी लेकिन इसको मानते हैं। 1917 में इसका नाम असम राइफल कर दिया गया। हेडक्वार्टर शिलांग है और भारत म्यांमार की सीमा पर कार्य करती है। आदर्शबाग पहाड़ी लोगों के लिए मित्र। आ गया एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल 1963 में इसकी स्थापना नेपाल सीमा पर लगता है। आदर्शबाग सेवा सुरक्षा और भाईचारा, इंडो तिब्बत बॉर्डर पर आईटीबीपी लगता है। इसकी स्थापना 1962 में थी। आदर्शबाग क्या है? चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया। चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया। अच्छा, चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया। इसका आदर्श वाक्य है। इसका आदर्श वाक्य आप लिख के बताना हमें, ठीक है। और इसका आदर्श वाक्य गूगल करके बताना हमें, इसमें कन्फ्यूजन है, ये नहीं है। अच्छा, चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया था? आप लोग बताएं। 1954 में किया था ना? 1954 की साइड हाँ किया था, ठीक है। इसका आदर्श वाक्य आप कमेंट करके बताना। भारत चीन सीमा पे लगती है आईटीबीपी। सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई थी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका जो अकादमी है इसकी गाजियाबाद है। यूपीएससी 2021 में पूछा गया सीबीआई अकेडमी कहाँ है? पूरे भारत व अंतर्राज्यीय विस्तार वाले गंभीर अपराधों की जाँच करता है। यह एक जाँच एजेंसी, इसका मंत्रालय कार्मिक मंत्रालय, एकमात्र एक संस्था जिसका मंत्रालय कार्मिक मंत्रालय। भारत में इंटरपोल की तरह कौन कार्य करता है? सीबीआई कार्य करती है। इसका आदर्श वाक्य उद्योग निष्पक्षता और अखंडता। इसके हेड है प्रवीण सूद। माओवाद साम्यवाद का एक रूप है जिसे विकसित किया था माओ त्से तुंग ने। सीबीआई का आदर्श वाक्य उद्यम, निष्पक्षता व ईमानदारी। अब देखो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग 21 सितंबर 1968 में रामेश्वरम नाथ के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। विदेशी खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है, बस इतना याद रखो। आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनके फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट, देश के अंदर जानकारी प्राप्त करती है। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, एजेंसी, अथॉरिटी नहीं, यहाँ पे एजेंसी होगा, ठीक है। एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अथॉरिटी काट दीजिएगा इसे। 2009 में इसकी स्थापना न्यू दिल्ली में हुई थी। आतंकी घटनाओं की जांच करता है। एससीआरबी का फुल फॉर्म क्या? स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, बस इसको इतना याद रखो। केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है कौन? एससीआरबी। भारत में अपराध रिपोर्ट कौन जारी करता है? एनसीआरबी जारी करता है। अलकायदा आतंकवादी संगठन 1988 में बना था। इसके जो हेड थे ओसामा बिन लादेन थे। हमास और फिलिस्तीन में कार्य करता है। और हूती यमन में इसी संगठन का नाम हूती है, ठीक है। अब देखो लश्कर तैयबा पाकिस्तान का है। 2006 में स्थापना हाफिज सईद द्वारा की गई थी। जैसे मोहम्मद पाक जिहादी संगठन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। महमूद अजहर 2000 में हुआ था। और 26/11 का हमला कहाँ हुआ था?
कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। भारतीय संसद पर हमला कब हुआ था? 13 दिसंबर 2001 में अफजल गुरु ने किया था, जिससे फांसी की सजा हुई थी। एसएसबी का पहले नाम था स्पेशल सर्विस ब्यूरो, स्पेशल सर्विस ब्यूरो। अब देखो कुछ अकेडमी देख लो, कौन कौन सी? नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला महाराष्ट्र, इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून, इन्फेंट्री स्कूल मऊ मध्य प्रदेश, आर्टिलरी स्कूल क्या देवलाली महाराष्ट्र में, नेशनल डिफेंस अकेडमी दिल्ली में है, आर्म सेंटर कहाँ है? अहमदाबाद महाराष्ट्र में। अब आए नेक्स्ट टॉपिक, जनसंख्या या जनगणना। भारत की जनगणना, जनगणना और लोगों की जनगणना एक बात कहीं भी पूछी जा सकती है, मालथस सिद्धांत किससे संबंधित है? मालथस का नाम बताना किससे? जनसंख्या से संबंधित। बस इतना ही एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना, बाकी पढ़ना सिर्फ है। जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया लिंगानुपात स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या मल्टीप्लाई बाई 1000। इनका पूछा जा सकता है कितने से गुणा किया जाता है, तब 1000 से करना। और दर हमेशा 100 पे परसेंटेज रेट किस पे निकाला था? 100 पे। तो साक्षरों की संख्या 7 प्लस आयु वाले साक्षर कब से माना जाता है? जिनकी आयु 7 वर्ष से ज़्यादा, उन्हें साक्षर यानी निरक्षर काउंट किया जा सकता है। साक्षरों की संख्या बटे 7 वर्ष की आयु, 7 वर्ष से ज़्यादा आयु वाले की संख्या मल्टीप्लाई बाय 100। जनसंख्या जनगणना का इतिहास देखो, एकमात्र भारतीय शहर स्वतंत्रता पूर्व जनगणना 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका बांग्लादेश में आयोजित की गई थी। अब इसे देखिएगा, भारत में पहली जनगणना नियमित रूप से नहीं 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। भारत की पहली नियमित जनगणना 17 फरवरी 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। पहली नियमित जनगणना 1881 में जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू सी प्लोडेन थे। भारत में जनगणना के संगठन के लिए सर्वोच्च पद महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का होता है। यूपीपी 17 फरवरी 2024 को पूछा गया था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1991 में हुई थी। जनगणना आयुक्त कौन थे? श्री एम एट्सबा आर्य गोपाल स्वामी की देखरेख में हुई थी। भारत की जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन होती है, संघ सूची की 7वीं सूची में होती है तथा अनुच्छेद 246 में केंद्र सरकार करवाती है। वर्तमान जनगणना 15वीं जनगणना है, 15 स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। स्वतंत्रता के बाद पहला जनगणना अधिनियम 1948 में, स्वतंत्रता स्व जनगणना विभाग की स्थापना 1961 में गृह मंत्रालय के अधीन की गई थी। 2011 की जनगणना 2 चरणों में संपन्न हुई थी। जनगणना 2011 2 चरणों में संपन्न हुई थी, बिल्कुल। जनगणना का जनक हेनरी वाल्टर को कहा जाता है। पहला चरण जिसे हाउसिंग और लिस्टिंग हुई थी, और दूसरे में सेंसस जिसमें लोगों की जनगणना हुई थी। और 2011 की जनगणना थीम था हमारा जनगणना हमारा भविष्य। हमारा थीम यार यहाँ पे लिख गया है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यहाँ पे ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना 2011 की आवास सूची, जनगणना 2011 की आवास सूची और आवास की जनगणना में कुल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 29 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2011 की जनगणना तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे, और 2011 में श्री मृत्युंजय कुमार है, मृत्युंजय कुमार। 2000 इसमें डाउट है, इसमें गूगल करके बताना, ठीक है। 2 क्वेश्चन 3 डाउट हो गए, बाकी सब सही है। नारायण। और 1911 और 21 के दशक में 0.31% की कमी आई, जिसका कारण अकाल और महामारियों का प्रकोप था। यही कारण मृत्यु दर अधिक हो गई थी। कब? 1911 से 21 तक। अब देखो, फिर 1921 के बाद तीव्र जनसंख्या वृद्धि हुई, इसलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? 1921 को। अब 2011 की जनगणना के अनुसार देख लीजिए, गांव कितने? 6,40,000 हैं। वैधानिक नगर कितने? 4041 हैं। और जनगणना नगर कितने हैं? 3892 हैं। जिला 640 है, वर्तमान में 806 हैं। पहले जब जनगणना के टाइम पे थे कितने थे? 640। तहसील व तालुका 59 से 24 थे, और 7936 इसमें कस्बा थे। सी चंद्रमौली के नेतृत्व में 20 लाख से अधिक पर्यवेक्षकों के साथ सफलतापूर्वक जनगणना का अंजाम दिया। पर्यवेक्षक मतलब जो अधिकारी कर्मचारी लगाए गए थे। 28 फरवरी 2011 की रात 12 बजे जनगणना का कार्य समाप्त हुआ था। 15वीं जनगणना की विधि एक्सटेंड, जो विधि किस पे आता है? 15वीं जनगणना किस रूल पर की गई थी, किस लॉ पे की गई थी? एक्सटेंड डे फैक्टो के आधार पर की गई थी। आज़ादी के समय 1951 में 36.1 करोड़ जनसंख्या थी। 1961 से 71 के मध्य सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर हुई। कब? 61 से 71 के मध्य। 1951 से 2001 के मध्य सर्वाधिक करोड़ में वृद्धि हुई। करोड़ मतलब संख्या में कितनी हुई थी? 18 करोड़ की लगभग वृद्धि हुई थी। 102 से 121। 1 करोड़ की वृद्धि में 2001 से 2011 के मध्य हुई थी। करोड़ की वृद्धि 2000, अरे रुक जाओ, क्या हुआ था? 61 से 71 के मध्य सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर हुई थी, ठीक है। तथा सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर हुई थी कितनी? 18.8% यहाँ पे हुई थी, याद रखना। और सर्वाधिक करोड़ में वृद्धि 2001 से 11 के मध्य हुई थी। इनको घटा देना, कितना घटाने पे आता है? हाँ ठीक है।
आगे देखो, 2011 की जनगणना जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़ थी। वर्तमान में 10 की वृद्धि क्या है? 17.7%। और वार्षिक वृद्धि दर क्या है? 1.64। वार्षिक, ये 10 की मतलब 10 वर्ष में, और वार्षिक मतलब 1 वर्ष में। शीर्ष जनसंख्या वृद्धि दर राज्य मेघालय, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किसमें? भी मेघालय में। और यूनियन टेरिटरी में दादरा नगर हवेली में। तो न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य 10 की नागालैंड। न्यूनतम मतलब सबसे कम। नागालैंड में नकारात्मक रही थी, घटी थी। केरला में सबसे कम। फिर लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरी। 2011 की जनगणना देख लीजिएगा। इतने जनसंख्या थी 121 करोड़। मेल कितने थे? 62 करोड़, लगभग 51%। और फीमेल कितनी थी? 58 करोड़, लगभग में 48%। 0 से 6 वर्ष आयु की जनसंख्या कितनी है? 16.44 करोड़, 13.6%। गाँव कितने? 60। जो गाँव की जनसंख्या कितनी है? 68.9%। और नगर की जनसंख्या कितनी? 31% है। साक्षरता 74% है। साक्षरता 74, मेल साक्षरता 82%, फीमेल साक्षरता 85%, वो 65%। और जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। जनसंख्या लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात कितना है? 943 है। और 2001 में कितना था? 933 था। और सबसे ज़्यादा 1991 से 1991 में 992 लिंगानुपात था। कब? 1991 में। 1951 में कितना था? 946 था। 946। टॉप 3 लिंगानुपात वाले राज्य। केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात 1084, मतलब कि एक लड़के की 2 भी शादियाँ होती होंगी। नहीं तो पड़ोसी देश वाले, पड़ोसी राज्य वाले शादी कर ले जाते हैं, क्योंकि 84 लड़कियाँ एक्स्ट्रा हैं वहाँ पे। तमिलनाडु में 996, यहाँ पे क्या 4 कम पड़ जाती है, तो इधर से 4 इधर ले लेते होंगे। ठीक है, शादी लेकिन सबकी होती होगी। आंध्र प्रदेश में 993, 993। न्यूनतम 3 राज्य लिंगानुपात वाले कौन कौन से हैं? हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है, 879 है। जे.एंड.के में 889, सिक्किम में 890। और शीर्ष यूनियन टेरिटरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या, वो लिंगानुपात क्या है? पुडुचेरी में, उसके बाद लक्षद्वीप में। अब देखो, न्यूनतम लिंगानुपात क्या है? यूनियन टेरिटरी किसका? दमन और दीव का। सबसे कम लिंगानुपात है दमन और दीव का। शीर्ष लिंगानुपात वाले 2 जिले, माहे याद रखो, पुडुचेरी 1176, अल्मोड़ा, उत्तराखंड का 1139। न्यूनतम वाले जिले कौन थे? दमन और लेह। 0 से 6 आयु वर्ग वाले लिंगानुपात वाले राज्य का सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में लिंगानुपात है 0 से 6 वर्ष वाली में। मिजोरम में 970। न्यूनतम किसमें? 0 से 6 वर्ष में। हरियाणा में न्यूनतम है, क्योंकि हरियाणा में ओवरऑल भी न्यूनतम है। तो पंजाब में कितना है? 846, ये भी नंबर 2 पे। 0 से 6 वर्ष वाले शेष लिंगानुपात यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात है। न्यूनतम कितने किसमें? दिल्ली में है लिंगानुपात सबसे ज़्यादा 0 से 6 वर्ष वाले में। उसके बाद चंडीगढ़ में। किसके बारे में बात हो रही? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात हो रही। वर्ष 1971 तक साक्षरता का आदर्श वर्ष 5 वर्ष था। जनसंख्या का आधार वर्ष, सॉरी, वर्ष 1971 तक साक्षरता का आधार वर्ष 5 वर्ष था, 5 वर्ष। लेकिन 1971 के बाद से 7 वर्ष कर दिया गया। मतलब कि पहले 5 वर्ष का बच्चा हो गया तो उसे साक्षर माना जाता था, कि थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया तो उसे साक्षर में काउंट कर लिया जाएगा। लेकिन अब 7 वर्ष का बच्चा होगा तभी उसे साक्षर काउंट किया जाएगा। शेष 3 राज्य साक्षरता दर। शीर्ष 3 राज्य साक्षरता दर किसमें है? केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर 94%। और यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा किसमें? लक्षद्वीप में है। न्यूनतम साक्षरता दर किसमें है? दादरा नगर हवेली में है। दादरा नगर हवेली में है। पुरुष साक्षरता वाले 3 राज्य सबसे ज़्यादा किसमें पुरुष साक्षरता? केरल में। सबसे कम साक्षरता दर किसमें? बिहार में है। बिहार में, ठीक है, इतना याद रखो, बाकी कुछ नहीं। न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य कौन से? बिहार है, अब तो पता ही चल गया। अरुणाचल प्रदेश भी। अब देखो, न्यूनतम स्थिर साक्षरता वाले राज्य, सबसे कम स्थिर साक्षरता किसमें? बिहार में। फिर राजस्थान में। उच्च साक्षरता के 2 जिले, कौन से? सरचिप 98, लगभग 99% यहाँ पे क्या है? साक्षरता है। और फिर क्या है? अजावल, मिजोरम का जिला है अजावल, 98%। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। बीजापुर छत्तीसगढ़ का इतना। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का। सर्वाधिक पुरुष स्त्री साक्षरता अंतर वाला राज्य, सबसे ज़्यादा पुरुष स्त्री साक्षरता जो अंतर है वो किसमें? राजस्थान में है। और न्यूनतम पुरुष स्त्री साक्षरता में अंतर किसमें? मेघालय में सबसे कम। वहाँ लगभग सभी स्त्री पुरुष लगभग में समान साक्षरता वाले। 1901 में जनसंख्या घनत्व कितना था? 77 था। 1951 में 177 था। और अधिकतम वृद्धि जनसंख्या घनत्व में 1961 से
71 तक मध्य हुई थी, कितनी, लगभग में 24% हुई थी। सबसे अरुणाचल प्रदेश जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, कितना, 1106 है। यूटी में, दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। और उसके बाद सबसे कम किसमें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 2001 से 11 के मध्य जनसंख्या में वृद्धि कितनी थी, 57। जनघनत्व की वृद्धि कितनी, 57 व्यक्ति पर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन, उत्तर पूर्वी दिल्ली है, इसमें 37,346 लोग हैं। और सबसे उसके बाद है चेन्नई, चेन्नई तमिलनाडु का। अनुसूचित जातियाँ 1108 हैं जो इनकी जनगणना हुई थी, जिनमें 81% गाँव में। मुख्य आय जिनका क्या है, आय का स्रोत कृषि है। स्वतंत्रता के समय इनकी संख्या 5 करोड़ थी लगभग में, और 2011 में 20 करोड़ हो गई, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। 2001 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि कितनी, 20.1% किसकी, अनुसूचित जाति की जनसंख्या में। सर्वाधिक एससी कितने, यूपी में है, और सबसे कम एससी कहाँ है, मिजोरम में। सर्वाधिक 80% पंजाब में, और सबसे कम 80% कहाँ है, मिजोरम में। परसेंटेज और संख्या में अंतर होता आप लोग जानते होंगे, नहीं तो दिक्कत कर जाएगा। उसके बाद सर्वाधिक एससी पंजाब में, परसेंटेज में आगे देखो। एससी रहित राज्य, जहाँ एससी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में एससी नहीं, नागालैंड में एससी नहीं, अंडमान निकोबार में नहीं, और लक्षद्वीप में एससी नहीं पाए जाते हैं, शेड्यूल कास्ट। अब आगे देखो, 2011 में एससी का लिंगानुपात 945 था। 2011 के अनुसार एसटी की बात हो रही है भाई, शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या कितनी, 10 करोड़ है, और देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। सर्वाधिक एसटी मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक एसटी मध्य प्रदेश में। एसटी जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक राज्य कौन सा, लक्षद्वीप है, 94% है। और नॉन एसटी स्टेट कौन से, पुडुचेरी, दिल्ली में एसटी नहीं पाए जाते, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब। संख्या की दृष्टि से ऐसा यूटी जिसमें सर्वाधिक एसटी हो, कौन सा है, संख्या की दृष्टि से, दादरा नगर हवेली। अब देखो क्या है, भारतीय संविधान में 212 एसटी, 212। और एसटी में सर्वाधिक लिंगानुपात गोवा का है, सर्वाधिक में लिंगानुपात भारतीय संविधान आर्टिकल 212 में है एसटी, ठीक है। एसटी की बात की गई, 340 के करीब में एससी था, चलो ठीक है, इसे हम देख लेंगे, फिर भी कोई बात नहीं। एसटी में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, गोवा का। प्रथम जनसंख्या नीति कब आई थी, 2000 में आई थी। यूएन जनसंख्या रिपोर्ट 2022 में क्या है, भारत बना सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, बिल्कुल सर, अब चीन को भी पीछे पछाड़ दिया भारत ने। यूएन के अनुसार 2050 में भारत की जनसंख्या 166 करोड़ हो जाएगी। 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर 12%, स्वतंत्रता के समय। और 1951 में जनगणना में 18% थी, और 2021, अब ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखो 2021 की जनगणना का विषय जन भागीदारी थी, जन कल्याण। इस 16वीं जनगणना में प्रत्येक परिवार से 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। 31 प्रश्न, कितने बेटे, शादी हुई कि नहीं हुई, शादी शादी नहीं हुई तो बच्चे, यही सब जो नहीं मूवी है उसको तो देखे ही होंगे। देख लो, धर्म आधारित जनगणना, पहली बार 2001 में हुई, दूसरी बार 2011 में हुई। सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, और सबसे कम क्या है, जैन हैं। और सबसे ज़्यादा साक्षर धर्म क्या है, जैन धर्म, ईसाई धर्म। और सबसे ज़्यादा हिंदू हिमाचल प्रदेश में, सबसे ज़्यादा हिंदू कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और उसके बाद दादरा नगर हवेली में। सबसे कम कहाँ है, मिजोरम में। सबसे ज़्यादा मुस्लिम कहाँ है, लक्षद्वीप में। सबसे कम मुस्लिम कहाँ है, मिजोरम में। सबसे ज़्यादा ईसाई नागालैंड, और सबसे कम बिहार में। सबसे ज़्यादा ईसाई कहाँ, नागालैंड में, सबसे कम बिहार में। सर्वाधिक सिख कहाँ है, पंजाब में। सर्वाधिक बौद्ध कहाँ है, महाराष्ट्र में। सर्वाधिक जैन कहाँ है, महाराष्ट्र में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, यूपी, और उसके बाद बिहार में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज में कहाँ है, परसेंटेज में हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ है, दिल्ली में। न्यूनतम शहरी जनसंख्या कहाँ है, हिमाचल में। क्यों, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या परसेंटेज में तो गांव में हिमाचल प्रदेश की, तो शहरी सबसे कम कहाँ हो जाएगी, हिमाचल में हो जाएगी। देश में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण साक्षर हैं। 1901 से 1921 के अवधि में गतिहीन चरण कहते हैं, किसे गतिहीन चरण कहते हैं, 1901 से 1921 को। 1951 से 80 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा वृद्धि अभी हुई थी। अब देखो क्या कह रहा है, 1901 से 1921 को स्थिर अवस्था कहा जाता है। मानव जनसंख्या वितरण और जनघनत्व के प्रतिरूप के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। किसको, डेमोग्राफी, जनसंख्या का अध्ययन कहता है। नसबंदी प्रभावी जन्म नियंत्रण विधि है। भारत की प्रजनन दर 2.2 है, मतलब एक माँ 2.2 बच्चों को जन्म देती है। भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण एन एफ नेशनल फैमिली हेल्थ, एनएफएच बन के कब हुआ था, 1992 में। पहला राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। गला सूखने लगा, रुक जाओ पानी पी लें। दूसरे आबादी के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, शहरी आबादी के मामले में। एशिया में जनसंख्या सबसे ज़्यादा भारत की, फिर चीन की, फिर इंडोनेशिया के। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है ब्राज़ील, और अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा नाइजीरिया की है।
2011 में कुल प्रजनन दर कितनी थी? 2.4 थी। जनगणना अधिनियम कब आया था? 1948। चीन की जनसंख्या 142 करोड़ है। और भाषा जनगणना सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, फिर बंगाली, फिर मराठी। सबसे कम प्रजनन दर वाला देश कौन सा है? दक्षिण कोरिया। सबसे कम प्रजनन होता है वहाँ पे। और लक्षद्वीप में सबसे कम गाँव है। लक्षद्वीप में सबसे कम गाँव है 8 है। और यूपी में सर्वाधिक गाँव है। यूपी में सर्वाधिक गाँव। क्या कह रहा है? 2011 के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे सर्वाधिक जनसंख्या किससे? छत्तीसगढ़ की है। माल्थस सिद्धांत जनसंख्या से संबंधित से पहले ही बता देता स्टार्टिंग में। 2011 में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सबसे कम है जनसंख्या घनत्व किसका? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। सर्वाधिक नागरिक दक्षिण देश कौन सा है? पाकिस्तान। सबसे सर्वाधिक नागरिक पाकिस्तान है। दक्षिण एशिया में सबसे वृद्ध देश कौन सा है? श्रीलंका है। 2011 के अनुसार यूटी में सर्वाधिक महिला साक्षरता किसकी? लक्षद्वीप की है। तो आपकी यह जनसंख्या भी टॉपिक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पर्यावरण। खत्म होने के लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं और आपके सारे भी जितने भी स्पेशल टॉपिक्स है वो हमने खत्म कर दिए 2 वीडियो में। पर्यावरण फ्रेंच भाषा के इन्वायरमेंट से बना शब्द जिसका अर्थ चारों तरफ से घिरा हुआ। बस इतना याद रखो, पर्यावरण का मतलब यही होता है। पर्यावरण के घटक कौन से होते हैं? 2 घटक होते हैं, भौतिक घटक या अजैविक घटक। अभौतिक घटक या जैविक घटक, ऊर्जा घटक या सांस्कृतिक घटक। मेन घटक 2 होते हैं ऊपर वाले। भौतिक घटक क्या होते हैं? देख लो, भूमि, जलवायु, मृदा, पहाड़, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। अभौतिक घटक क्या होते हैं? जंतु। अभौतिक या जैविक घटक क्या होते हैं? जंतु और पादप। और जंतु कितने होते हैं? सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म। पादप भी ऐसे होते होंगे। पर्यावरण का मतलब चारों तरफ से घेरना। पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या होता है? जैविक और अजैविक घटक होते हैं। जैविक क्या होते हैं? सजीव होते हैं। सजीव मतलब जिनमें जीवन होता है। अजैविक मतलब जिनमें जीवन नहीं होता। जैविक घटक जिसमें जीवन पाया जाता है। एग्जाम्पल वनस्पति और जीव जंतु जिनमें जीवन होता है, सांसें चलती हैं, उसे बोलते हैं जैविक घटक। उसके बाद अजैविक घटक क्या होते हैं? निर्जीव तत्व जिनमें कोई जीवन नहीं होता, उसे निर्जीव तत्व या अजैविक घटक बोलते हैं। ये प्राकृतिक होते हैं। मानव ने जिसका निर्माण मानव द्वारा करता है। मानव इन्हें प्राकृतिक संसाधनों से निर्मित करता है। जैसे मेकअप, आपने देखा होगा पहले मेकअप में किसका? शायद सुअर का खून होता था। हाँ, सुअर का खून। मेकअप जो लिपस्टिक लड़कियां लगाती हैं, ये रेड डार्क कलर की लगा के आती हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये पहले खून मिलाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब केमिकल आने लगे, अब इसकी माइंड से निकाल दीजिएगा। और जैसे बिजली है तो मानव निर्मित है। इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे मेकअप पे, नहीं तो पता चले कि शादी करके क्या सुबह अपनी वाइफ को ही नहीं पहचान पा रहे हो, तो इसमें दिक्कत हो जाती है। टेस्ट ट्यूब बच्चा पर्यावरण के जैविक घटक का उदाहरण है। टेस्ट ट्यूब बच्चा पूछा गया था एमपीपीसीएस में शायद, तभी मैंने ये चीज़ वहाँ से लिखी है। ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हेल्पलाइन नंबर कौन सा? 1926 है। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसलर ने 1935 में किया था। इंग्लिश में इसे इकोसिस्टम बोलते हैं। जीव की प्रकृति जीव की प्रकृति एवं उसकी कार्यात्मक इकाई का वैज्ञानिक अध्ययन पारितंत्र कहलाता है। जैसे जैविक व अजैविक घटकों के मध्य अंतःक्रिया का वैधानिक अध्ययन ही पारतंत्र कहलाता है। जैसे कार्यात्मक इकाई, जैसे पहले आपने देखा होगा कि एक चिड़िया आती थी, ऐसे घोंसला बनाती थी हैं, और ऐसा ना इतनी इंजीनियरिंग लगाती थी, ऐसे नीचे लटकता था। शायद आपने देखा होगा कि जिसे गौरैया बोलते हैं ना, गौरैया ही बोलते शायद, वो ऐसे करके अपना उसका ऐसे लटकता रहता था। और जब ऐसे लटकता रहता था और उसमें बीच में ऐसे शायद साइड से छेद होता था, इसी से अपने बच्चों को देखती थी, उसे गौरैया बोलते थे। तो देखो वो विलुप्त होने की कगार पे आ गई है। उसी इंजीनियरिंग के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारतंत्र कहते हैं। अब देखो पारतंत्र के घटक, जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक बता चुके, अजैविक घटक देखिए तापमान, प्रकाश, वायु, वर्षा, आर्द्रता, ये सब पूछे गए एग्जाम्पल यूपीएसआई में, इसीलिए यहाँ पे लिखें। मृत पोषित पोषण, जिसमें जीव मृत और क्षयकारी पदार्थ से पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे कोई मर जाता है तो उससे कोई अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसे क्या कहते हैं? मृत पोषित पोषण। जैसे चील होती है, मरे हुए जीवन से प्राप्त करती है, और पहले गिद्ध होते थे। डिक्लोफेनेन जिसे दवा बोलते हैं, डिक्लो, शायद आपने इसका नाम सुना। डिक्लोफेनेन की वजह से गिद्धों का तो विलुप्त होने लगे। जैविक घटक बता ही चुके हैं। कोई पोषक क्या होते हैं? जो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, जैसे कि पौधे। और आगे चल के क्या है देख लेते हैं। ये प्रकाश CO2 के क्लोरोफिल के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। सुपोषित घटक विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। सुपोषित घटक जैसे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को, उसी को तो रासायनिक ऊर्जा मतलब भोजन में बदलते हैं, इसे बोलते हैं विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। कौन? सुपोषित घटक का कार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ रूप में बदल देते हैं। कार्बनिक पदार्थ जैसे कि जो चीज़ होती है H2O है, अकार्बनिक पदार्थ इसे कार्बन में बदल देते हैं। बस। परपोषी जो अपने भोजन के सुपोषित घटक पर आधारित होते हैं उसे परपोषी कहते हैं। जैसे हम लोग होते हैं गेहूं पे आधारित होते हैं, हम क्या हैं? परपोषी हैं।
आगे देखो उपभोक्ता, शरीर के आधार पर क्या है, नग्न आंखों से देखा जा सकने वाला और जो नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, बस इतने प्रकार के होते हैं। अब देखो पाचन के घटक आपको पता चले, जैविक और अजैविक घटक, कार्बनिक, ये सब आगे हम बातें करते रहेंगे। और उत्पादक कौन होते हैं? पौधे तो उत्पादक होते हैं, वनस्पतियाँ उत्पादक होती हैं, इन्हें उत्पादक मानते हैं। ये क्या करते हैं? सूर्य से ऊर्जा मिलती है, CO2 की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, और पादप का भोजन यही कहलाता है। इन्हें पृथ्वी पर प्राथमिक ऊर्जा का निर्माता कहते हैं। उपभोक्ता कहते हैं प्राथमिक शाकाहारी। उपभोक्ता के प्रकार देख लो, प्राथमिक उपभोक्ता कौन थे? गाय भैंस। द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता शेर चीता, जो इनको खा जाते हैं। और तृतीयक सर्वाहारी होते हैं, आदमी कुत्ता, इन्हें सर्वाहारी बोलते हैं। देखिए अपघटक, कवक और शैवाल को इनका नाम पूछा, अपघटक कौन होते हैं? कवक और शैवाल हैं, चीज़ों को सड़ा गलाकर नष्ट कर देते हैं, इन्हें अपघटक बोलते हैं। इन्हें पोषण का चक्रणदाता भी कहते हैं। क्यों ना कहें, जब चीज़ मर जाती तो उसे ह्यूमस में, मिट्टी में बदल के और फिर उसको उपयोगी बना देते हैं, इसीलिए इनके चक्रणदाता कहते हैं। ये मृतपोषी या अपरदभोजी होते हैं। अपरदभोजी, अजैविक घटक, भौतिक घटक, ये सब हम बता चुके। सूर्यकिरण प्रकाश, पारिस्थितिकी। अब देख लो क्या है पारिस्थितिकी, ये जीव विज्ञान की एक शाखा, जिसके अंतर्गत जीवों का उसके वातावरण के साथ अध्ययन किया जाता है। मैं बता चुका हूँ पहले इसका और सबसे पहले रिटर ने प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी में अंतर है। पारिस्थितिकी शब्द जब पूछा जाए तो प्रयोग रिटर ने किया था। रिटर ने 1865 में किया था। और आगे देखिएगा, इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। हम आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार जीव के रहने का स्थान अध्ययन ही, जीव जहाँ रहता है उसका अध्ययन कैसे रहता है, क्या करता है, उसी को पारिस्थितिकी कहते हैं। अकार्बनिक कारक, जिसमें कार्बन नहीं होता, जैसे CO2 हो गई, मृदा हो गई, और नाइट्रोजन, इसे अकार्बनिक कारक। मृदा को, वास्तविक मृदा कार्बन रहित होती है, के बाद हमेशा याद रखना, वास्तविक जो रियल मृदा होती है वो कार्बन रहित होती है। कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन पाया जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ह्यूमस, इनमें कार्बन पाया जाता है। राष्ट्रीय हरित NGT की स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। अच्छे से याद रखो, यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी व त्वरित निपटान के लिए उपयोग किया जाए, मतलब निपटान के लिए स्थापित की गई थी। कौन? NGT की स्थापना 2010 में हुई थी। 1864 में भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? डाइट्रिच बेंडिस। जल प्रदूषण और रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974 में बना था। पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 में बना था। और यूनेस्को ने मानव जैवमंडल कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य मानव को शिक्षित कर पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करना। यूनेस्को ने कार्यक्रम शुरू किया था जिससे कि मानव को शिक्षित किया जा सके, जिससे कि मानव अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हो और पर्यावरण में नुकसान ना पहुंचाए, पेड़ पौधों को ज़्यादा ना काटे। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास प्रदान करता है, जैसे गिर का जंगल है गुजरात में। अब देखो सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे कहाँ है? काजीरंगा में। कोरिंगा ग्रांड कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कोरिंगा ग्रांड कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और टाइगर सबसे ज़्यादा कहाँ है? MP में। पर्यावरण विद को पद्म विभूषण मिला था, किसे? सुंदरलाल बहुगुणा को मिला था। भारत में हाथी परियोजना 1992 में शुरू हुई थी। विश्व वन्य जीव निधि WWF मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। भारतीय वन सेवा शुरू हुई थी 1966 में। हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी भारतीय वन सेवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है। सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? प्रधान मुख्य वन संरक्षक। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सर्वाधिक शीर्ष संगठन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष PM होता है, जो इस टाइम पे मोदी हैं। दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र क्या है? ब्राज़ील, अमेज़न का है। क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरेसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें पारे की वाष्प होती है जो जहरीली होती है। क्या होती है? पारे की वाष्प होती है। UN द्वारा पीने के पानी, खाने, धोने, पकाने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति 50 लीटर है, कि इसमें कपड़ा धो, नहाओ, खाओ पियो, और इसी में सब कुछ 50 लीटर में करो। अब देखो क्या कह रहा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा के वन भूमि का क्षेत्र उसके कुल क्षेत्रफल के % के रूप में सर्वाधिक है। किसका? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। दक्षिण अफ्रीका के बोलीविया देश में सन 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था? बोलीविया में हुआ था। ताजमहल अम्लीय वर्षा के कारण अपने बदरंग हो रहा है। और बढ़ते शहरीकरण में पारिस्थितिकी प्राणियों मुहाना खतरे में डाल दिया। मुहाना क्या होते हैं? जहाँ पे नदियाँ अपना अंत करती हैं, मुहाना। ठीक है, जैसे समुद्र में मिलती है जहाँ पे नदियाँ, उसे मुहाना बोलते हैं। वन्यजीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण है। जहाँ पहले से रहते आ रहे हैं उनको संरक्षित कर दो, यही सबसे ज़्यादा प्रभावी संरक्षण है। दो जातियों के बीच पारंपरिक क्रिया में परजीविता होने पर एक को लाभ एक को हानि होती है। बिल्कुल, दो जातियों की पारस्परिक क्रिया से, जैसे शेर और बकरी में लड़ाई होगी या क्रिया होगी, जिसे क्रिया बोलते हैं, तो ये किसको हानि होगी? बकरी को खाया जाएगा, तो इसीलिए इसी बोलते हैं पारस्परिक हानि होती है। क्या होती है? हानि।
ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये डॉट करके छोड़ दिया जाएगा, क्या होती है हानि लाभ या हानि लाभ दोनों, तो क्या कहोगे हानि होती है। ये CO2 का उत्सर्जन बिजली संयंत्र से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का। वृक्ष की उम्र जानने के लिए वार्षिक वलयों का, वार्षिक वलय जो नहीं होते ऐसे करके इनको काउंट किया जाता है कि कितने वलय तो उतने वर्ष का होगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था? 1973 में हुआ था। कैडमियम से इटाई रोग होता है। तंत्रिका संबंधी रोग शीशा खाने से होता है। तंत्रिका संबंधी जो नहीं लेड मिला होता है, इसमें जो लड़कियां खूब खाती हैं उल्टा सीधा बर्गर पिज्जा पता नहीं क्या क्या खाती रहती हैं, इनमें घुटनों में बुद्धि होती है। कल एक लड़की का कमेंट आया था तो मैंने उससे लिख दिया था कि सच में तुम्हारी घुटनों में बुद्धि, सब नहीं है हमारी। आज तक मैंने एक चीज़ रिकॉर्ड देखी है कि लड़कियों में किसी ने कमेंट ऐसा नहीं किया जो हमें हर्ट किया। और लड़के तो दो से तीन चार आ ही जाते हैं, वो हर जगह चिलगोजा फरियाद पाई जाती है। लेकिन हो सकता है कल वो लड़का हो, पहली लड़की ऐसी थी जो कमेंट कर रही थी। मैं कहा बहुत सही। जुगाली करते समय जानवर धान का खेत या दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती? मीथेन गैस निकलती है। इसे देखिएगा, IUCN इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 में ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हुई थी। यह मुख्य रूप से पौधों जंतु को लुप्त प्राय होने से बचाता है। 1969 में से IUCN ने संकटाग्रस्त प्रजातियों के रेड डाटा लिस्ट UPP कांस्टेबल 2018 के पेपर में पूछा गया था। किससे संबंधित है? किससे? संकटापन्न जातियों से संबंधित है। IUCN को WCU मतलब वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहते हैं। अब देख लीजिएगा फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। जैविक घटक में भोजन के आधार माना जाए तो एक श्रृंखला बन जाती है जिसे फूड चेन कहते हैं। देखो कैसे बनती है फूड चेन, देखिएगा पक्षी घास है, घास को कौन खाएगा? कीड़ा, कीड़ा को कौन खाएगा? चिड़िया, चिड़िया को कौन खाएगा? बाज। तो एक क्या बन गई? एक फूड चेन, खाद्य श्रृंखला खाने के आधार पर। फूड चेन दो प्रकार की होती है। कौन सी? क्षैतिज खाद्य श्रृंखला, जिसमें देखो जमीन पे जो लोग, पौधा जमीन पे उगता है, फिर से हिरन खाता है, हिरन को आदमी खाता है, आदमी को शेर खाएगा। या यहाँ पे हिरन लिख लो, यहाँ पे पौधा लिख लो, यहाँ पे बकरी लिख लो। बकरी को कौन खाता है? शेर। या आदमी, तो आदमी को कौन खा जाएगा? हिरन खा जाए, वो शेर खा जाएगा। अब वर्टिकल फूड चेन, वर्टिकल फूड चेन इसमें क्या होता है? वर्टिकल ऐसे होती है, क्षैतिज मतलब ऊपर लंबवत। सबसे नीचे घास होती है, घास को कौन खाएगा? कीड़ा, कीड़ा बहुत ऐसे तो जो घास खाते हैं। कीड़ा को खाएगी चिड़िया, चिड़िया के ऊपर कौन उगता है? बात क्या आपने सोचा कि बाज के ऊपर कभी चिड़िया उड़ी? नहीं। और फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। जो ये जो चिन्ह है वो आपको दिखा रहा है ऐसे करके, यही एक दिशीय होता है, ठीक है। अब देखो पोषण स्तर क्या होता है। वो पौधों द्वारा न केवल भोजन का उत्पादन करते हैं बल्कि भोजन का भी उपयोग भी करते हैं। इसलिए खाद्य श्रृंखला में भोजन का उपयोग करने को प्रथम उपभोक्ता भी कहते हैं। पौधे एक प्रकार के प्रथम उपभोक्ता भी हैं, ठीक है, क्योंकि पौधे भोजन बनाते भी हैं और खाते भी हैं। परंतु खाद्य श्रृंखला में भोजन का उपयोग करने वाले अन्य जीव भी होते हैं। अतः जीवों का वह समूह जो फूड चेन को भोजन का उपयोग करते हैं उसे ट्रॉपिक लेवल या पोषण स्तर कहते हैं। क्यों? पोषण स्तर तो बता दिए, शेर को बकरी ने खाया, बकरी कैसे खा सकती है शेर को? यार शेर ने बकरी को खाया, सही है, बकरी आई, सही कह रहे। और एक चीज़ और देख लीजिए, पोषण स्तर में भोजन का प्रवाह चक्रीय होता है। देखना अभी दिखाएंगे आगे कैसे होता है। जैसे पोषण स्तर में भोजन का प्रवाह चक्रीय होता है, कैसे होता है एक चीज़ देखिएगा। जैसे यहाँ पे किसको मान लो? बकरी को मान लो। बकरी को किसने खाया? आदमी ने खाया। आदमी ने किसको खाया? शेर को। शेर ने आदमी को खाया, फिर शेर को कोई नहीं खाएगा, शेर मर जाएगा। फिर इसको कवक वगैरह सब कुछ बदल देंगे, सब कुछ बदल देंगे। कौन? कवक वगैरह इसको मिट्टी मिला देंगे, मिट्टी में फिर घास उगेगी, फिर बकरी खाएगी। तो देखो चक्र चल रहा है, इसे चक्रीय बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। पारिस्थितिकी पिरामिड, पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पोषण स्तर में संख्या के जीवों की मिलने वाली संख्या के आधार पर, जैव आधार पर और ऊर्जा के आधार पर पिरामिड 3 प्रकार के बनते हैं। और सबसे पहले पारिस्थितिकी पिरामिड को देख लेते हैं, कौन कौन से पिरामिड बनते हैं। कौन कौन से? एक तो संख्या के आधार पर, एक जैव भार के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर पिरामिड बनते हैं। पिरामिड को देख, अब देखिएगा संख्या का पिरामिड। यदि पोषण स्तर पर जीवों की संख्या में आधार बनाकर रेखा चित्र तैयार करेंगे तो उस आकार पर बना हुआ पिरामिड संख्या का पिरामिड। यदि संख्या काउंट की जाए तो उसमें संख्या का पिरामिड कहते हैं। जैसे कि संख्या का पिरामिड 3 प्रकार का होता है, सीधा, उल्टा, उल्टा और सीधा, दोनों प्रकार के। घास के मैदान का पिरामिड हम बनाते हैं सबसे पहले। सबसे ज़्यादा देखो, चलो बनाते हैं संख्या के आधार पर पिरामिड। सबसे ज़्यादा घास मानी जाती होती है कि नहीं? सबसे ज़्यादा घास होती, माना कितनी होती? इतनी घास है। इसको कौन खाएंगे? घास से कम ही तो होंगे, कौन? खरगोश और चूहा घास से कम होंगे। और खरगोश और चूहे से कम होते हैं। सर्प और मेंढक से कम होते हैं। क्या आपने कभी देखा कि मेंढक से ज़्यादा शेर हो गए? तो फिर कमी हो ही नहीं पाएगा, सिस्टम ही नहीं बन पाएगा। अब इसका हम डायग्राम बना लेते हैं, देख लेते हैं। संख्या के आधार पर देखो कैसा बनता है, सीधा बनता है, पिछला मैं बता चुका हूँ। इसमें अब देखिएगा तालाब का पिरामिड। तालाब का पिरामिड किसके आधार पर बनेगा? हम देखेंगे तालाब का पिरामिड, चलो देख लेंगे बना के। तालाब का पिरामिड उत्पादक, इसमें बैक्टीरिया होते हैं, फिर से छोटी मछलियाँ खाती है, छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, बड़ी मछली को उससे बड़ी मछलियाँ खाती हैं जो छोटी छोटी मछली को खाती हैं, ठीक है। मछलियाँ इसमें छोटी बड़ी होती रहती हैं। आगे होगा तो आपको समझा भी दिया जाएगा। वन का पिरामिड, पौधों की संख्या क्या होती है?
एक होती है। फलाहारी पक्षी कितने होते हैं? 10 होते हैं। सबसे पहले उल्टा बनेगा, फिर क्रमशः सीधा बनेगा। देखो ऐसे बनता है, ऐसे करके ऐसे। देखो सबसे कम पौधों की संख्या होगी, एक होगी। फिर उसमें क्या फलाहारी पक्षी 10 होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? फिर पौधों की संख्या एक होगी, ऐसे करके उल्टा है। उल्टा बनता है, पहले उल्टा बनता है फिर सीधा बनेगा। अब परजीवी का पिरामिड, परजीवी का पिरामिड कोई जरूरी नहीं याद करने की इसके बारे में। नेक्स्ट पिरामिड देखते हैं अब। जैव भार का पिरामिड, जैसे जीव के शरीर का शुष्क भार ही जैव भार कहलाता है। जैसे कि मनुष्य को मार दिया जाए, सुखा दिया जाए, धूप में डाल के जो बचा हड्डी पसली जो बची उसे बोलते हैं भार का पिरामिड है। भार का पिरामिड मेन पिरामिड है, वो हम आप लोगों को दिखा देते हैं। उसके बाद कुछ जरूरत है नहीं। सबसे पहले जैव भार का, जलीय जीव का, जलीय जैव भार का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है। कैसे? सबसे ज़्यादा क्या, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं लेकिन इनका जैव भार हमेशा कम होता है। चाहे 1 करोड़ बैक्टीरिया ले लो लेकिन उनका जो वजन आएगा वो कुछ ग्राम में ही आएगा। तो सबसे नीचे कुछ ग्राम में लिख लो, ठीक है। फिर उससे ज़्यादा छोटी मछलियाँ, छोटी मछलियों का इससे ज़्यादा होगा, सबसे बड़ी मछलियों का जैव भार होगा। तो क्या बना? हमेशा उल्टा बनता है जैव भार का। किसका? जलीय जैव भार का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है। इसको याद रखना, सदैव उल्टा बनता है। अब देखो प्रमुख पर्यावरण आंदोलन, चिपको आंदोलन 26 मार्च 1974 को चला था। इसके नेतृत्व करता सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी थी। उत्तराखंड के तत्काल उस टाइम पे प्रेजेंट में उत्तराखंड और तत्कालीन उत्तर प्रदेश में महिलाएं वृक्षों से चिपक गई थी, इसलिए चिपको आंदोलन कहते हैं। एपिको आंदोलन, नेता इसके कौन थे? अपिको आंदोलन के पांडुरंग हेगड़े। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण था। चिपको आंदोलन से इसका प्रेरणा ली थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 और 89 के बीच चला था। मेधा पाटकर, बाबा आमटे और अरुंधति राय। सरदार सरोवर बांध के विरोध में एमपी से गुजरात तक ये आंदोलन चला था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1986 को। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को। अवैध तस्करी व शिकार पर वन्य जीव के अवैध व्यापार को रोकने के लिए, इसके नियंत्रण के लिए बनाया गया था। वन अधिकार अधिनियम 2006 में बनाया गया था। इसमें जंगलों में रहने वाले व्यक्ति, उनके अधिकार क्या हैं, उनसे कोई मिल सकता है नहीं मिल सकता, इसी के बारे में वन अधिकार अधिनियम 2006 में बात की गई। अब देखो भोपाल गैस त्रासदी दिसंबर 1984 में हुई थी। इसमें भोपाल में दुर्घटना हुई थी। किस गैस के हिसाब से हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के गैस के रिसाव हुआ था। अब देख लीजिएगा जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है? पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पादप जंतु व जीव जंतु जितने अधिक होंगे उतनी विविधता पाई जा रही है। जैसे एक ही जगह में पेड़ पौधे जीव जंतु अनेक प्रकार के एक ही जगह, जैसे नहीं खिचड़ी बन जाए तो क्या उसे जैव विविधता कहते हैं। खिचड़ी एक प्रकार की जैव विविधता, उसमें कुछ भी डाल दो। प्रारंभ में जैव विविधता के लिए जैविक विविधता का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले जैविक विविधता का प्रयोग रेमंड एफ दास ने किया था और अपनी पुस्तक ए डिफरेंस काइंड ऑफ कंट्री में। पुस्तक मत याद करो। जैव विविधता के स्थान पर बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग 1855 में वाल्टर सी रोसेन ने किया था। कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। अब केवल एक चीज़ देख लीजिएगा, कौन सी हमें याद रखनी है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो भूमध्य रेखा उसके 10 डिग्री उत्तरी, 10 डिग्री दक्षिणी, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में लगभग में जैव विविधता पाई जाती है। लगभग में कह सकते हो। निम्न अक्षांशों में जैव विविधता अधिक था, उच्च अक्षांशों में जैव विविधता कम पाई जाती है, ठीक। क्या है? विश्व स्तर पर सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जो भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं वहाँ पाई जाती है। भारत के संदर्भ में केरल के पलक्कड़ जिले के स्थित शांत वैली में जैव विविधता सबसे ज़्यादा होती है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में है और सर्वाधिक केरल के शांत घाटी में। सर्वाधिक जैव विविधता विश्व रेखा के आसपास होती है, बिल्कुल लिखा चुका है इसको। क्यों? विश्व रेखा पे सबसे ज़्यादा सूर्य रहता है, वहाँ पे गर्मी होती है, बारिश होती है, तो हर चीज़ होती है, तो इसीलिए वहाँ पे जैव विविधता होती है। भारत में जैव विविधता का द्वार पूर्वी राज्यों को कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। जैव विविधता हॉट स्पॉट, उष्ण कटिबंधीय संवेदनशील स्तर, इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं, कौन से? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और इंडो बर्मा और सुंडालैंड, बस इतने ही हैं। अब देखिएगा सब सर्वाधिक बड़े राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सबसे छोटे साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार में। फासिल एमपी में और नॉर्थ बटन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 3 सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान, जिमकारा राष्ट्रीय उद्यान 1936 में और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955 मध्य प्रदेश में। तदोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। अब इन्हें देख लीजिएगा क्या, विशिष्ट जीवों के लिए संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, एक सींग वाला गैंडा। जल्दापारा पश्चिम बंगाल, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। दाचीगम कहाँ है? जम्मू कश्मीर है। किसके लिए है? सफ़ेद भालू और हिम तेंदुए के लिए दाचीगम। इनका मेन चीज़ इनका ये याद रखना है किसके लिए फेमस है। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी के नाम के लिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का साइबेरियन सारस या क्रेन के लिए। कच्छ का रंग जंगली गधे के लिए। केबुल लामजाओ का उद्यान संघाई हिरण के लिए, केबुल लामजाओ। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ। प्लावक, इसमें पानी में तैरने वाले प्लावक पौधे पाए जाते हैं जिन्हें
फुडमी कहा जाता है, फुडमी कहा जाता है शायद, ठीक है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल हाथी के लिए और बाघ के लिए। भितरकणिका लवणीय जल के मगरमच्छ के लिए, उड़ीसा में भितरकणिका। मंडला राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश पौधे के जीवाश्म के लिए। मन्नार की खाड़ी जलीय राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु डुगोंग जो कछुआ संरक्षण केंद्र है और हयल के लिए। मानस राष्ट्रीय पश्चिम असम में जंगली भैंसा के लिए, मानस असम। गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। किसके? एशियाई बब्बर शेर के लिए। सुंदरबन का पश्चिम बंगाल, बंगाल टाइगर के लिए। शिमला शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान का उड़ीसा में, हाथी के लिए। अब देखो, रामसर समझौता किससे संबंधित है? आर्द्रभूमि से संबंधित है। 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए एक विश्व अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था। भारत इसमें 1 फरवरी 1982 में शामिल हुआ था। बस इसमें इतना याद रखो। उसके बाद एंड्रॉयड ऐप कौन सा लॉन्च हुआ? सफ़र। सफ़र किसके लिए? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर और फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च। सफ़र किसके लिए है? आप समझ गए होंगे। इस ऐप के द्वारा स्थानीय वायु की गुणवत्ता चेक की जाती है। किसके? सफ़र के लिए। यह अगले 3 दिन के लिए वायु गुणवत्ता भी माप सकता है। कौन सा? सफ़र, एंड्रॉयड ऐप। अब देखो, एसिड रेन, अम्ल वर्षा। ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 4 से कम हो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। बस। और इसका पहली बार रॉबर्ट ए स्मिथ ने खोज इसकी की थी। कारण क्या है? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के लिए सबसे मुख्यतः 2 गैस जिम्मेदार है, SO2 और NO2। तो ये गैसें कारखाने व तेल शोधनशालाओं से निकलती हैं। जो मथुरा से तेल शोधनशाला से निकलती है, यही आगरा में पहुंच जाती है और आगरा के ताजमहल को बदरंग कर रही है। SO2 प्लस जलवाष्प मिलके H2SO4 बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा? HNO3। H2SO4 व HNO3 अम्ल वर्षा के मुख्य कारण माने जाते हैं। अम्ल वर्षा अपने स्रोत क्षेत्र के साथ साथ दूर स्थित क्षेत्रों में प्रभावित होता है। जैसे मथुरा तेल शोधनशाला से निकलता हुआ SO2 आगरा के ताजमहल को प्रभावित कर रहा है, उसका रंग को बदरंग कर रहा है। अब आगे देखिएगा, वैश्विक तापन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ग्रीन हाउस गैस निभाती है, जो निम्न प्रकार है। ये SO2 सबसे महत्वपूर्ण गैस है। किसकी? ग्रीन हाउस की। सबसे प्रभावी गैस कौन सी है? जलवाष्प है। मीथेन अवरक्त किरणों को रोकने की सर्वाधिक क्षमता किसमें? मेथेन में है। क्षोमंडलीय धरातलीय ओजोन किसे? O3 बोलते हैं। और NO2X या NO3 या NO2 और CFC ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और SFX सल्फर हेक्साक्लोराइड। BOD क्या होता है कि जल की जो जल में होता है, देख लो, पढ़ लो। BOD की अधिकता सूचित करती है जल में सूक्ष्म जीवों की संख्या अधिक होगी तथा सूक्ष्म जीव की अधिकता जल के प्रदूषण का सूचक है। जल प्रदूषण BOD किससे संबंधित है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैसे कि जब कोई जल है, इसमें जब बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जीव बढ़ जाएंगे और जो सूक्ष्म जीव उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो वो जल से सब ऑक्सीजन खींच लेंगे। और जल की शुद्धता ऑक्सीजन पर डिपेंड करती है, तो जल में जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो जल शुद्ध कहाँ से रह जाएगा? इसीलिए इसे जल प्रदूषक का सूचक भी कहते हैं। BOD इक्वल टू DO। अब ग्रीन मफलर क्या होता है? ग्रीन मफलर कुछ नहीं है, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए पौधे लगाए जाते हैं सड़क के दोनों ओर, इसे बोलते हैं ग्रीन मफलर। देख लीजिएगा, ओजोन क्षरण को रोकने के लिए वियना कन्वेंशन 1985 में हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में और किगाली समझौता 2016 में हुआ। और O3 को मापने की इकाई क्या है? डॉब्सन। क्या है? डॉब्सन। ओजोन को मापने की इकाई। हेलसिंकी सम्मेलन 1974 में फिनलैंड में हुआ था, समुद्र के पर्यावरण के लिए संबंधित। लंदन सम्मेलन 1975 में समुद्री कचरा के लिए। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पयोंग। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। और क्या है ये? मून मैन ऑफ इंडिया, इसको तो क्या लिखा था इसने, ठीक है, इसको देख लेना, मुझे कन्फर्म। वो मैंने PDF बनवाई इस लड़के से, तभी उसमें मेरे समझ नहीं है। माइल स्वामी, कोई बात नहीं, इसको काट देना, ये इतना हार्ड आएगा भी नहीं। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार। और भारतीय पारिस्थितिकी के जनक क्या हैं? रामदेव मिश्रा। एगमार्क किससे खाद्यान्न एगमार्क मतलब कृषि से संबंधित। एगमार्क किससे संबंधित? कृषि से, खाद्यान्न से संबंधित। इकोमार्क पर्यावरण से, इको सिस्टम। हॉलमार्क स्वर्ण आभूषण के लिए। और क्या? रुगमार्क किससे? कालीन उत्पादन से। में बच्चों के प्रयोग से, नहीं कर सकते। अब देख लो, WMF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यह एक गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और इसका प्रतीक है जो जैंट पांडा। किसका? WWF का जैंट पांडा प्रतीक है। बस इसमें इतना याद रखो, और कुछ इसमें याद करने वाली चीज़ है नहीं, ठीक है। साइट्स का फुल फॉर्म याद रखो। कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसका फुल फॉर्म पूछा गया था 2018 वाले में, इसलिए यहाँ पे याद रखना बहुत जरूरी है।
यह विभिन्न देशों के मध्य होने वाला अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो 1973 में वाशिंगटन में आयोजित किया गया था, इसलिए इसे वाशिंगटन समझौता भी कहते हैं। यह विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था जहां जैव विविधता को संरक्षण की बात की गई थी। किसमें? साइट्स में। साइट्स कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। ट्रैफिक का फुल फॉर्म अच्छे से याद रखो, कौन सा? ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस फॉर ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स, सी को याद रखना, इन कॉमर्स। इसकी स्थापना IUCN तथा WMO ने 1976 में की थी। बस इतना याद रखो इसे, किसको? ट्रैफिक को। अब देख लो स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। उद्देश्य सभी के लिए एक पृथ्वी का सिद्धांत क्या था? स्टॉकहोम सम्मेलन में मानव पर्यावरण का पहला सम्मेलन कौन था? स्वीडन स्टॉकहोम। पृथ्वी सम्मेलन 1972 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। इतना याद रखो। COP 29 की जो कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, इसका COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, अजरबैजान में होगा। बीना कन्वेंशन 1985 में ऑस्ट्रेलिया ओजोन संरक्षण के लिए होता। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में कहाँ? 1987 में ओजोन संरक्षण के लिए हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हरित ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए किया गया था। उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण करना था। ठीक है, तो आपकी यही क्लास यहाँ पे अंत होती है। और थैंक्स फॉर वाचिंग। लास्ट तक आए होगा तो आपको कुछ न कुछ मिल के जाएगा। और यहाँ से 20 क्वेश्चन आराम से आपको इतने फंस जाएंगे। मैंने बहुत मेहनत से आपको ये कंटेंट कराया है और इसको खूब शेयर करिएगा। आज हम आपसे लास्ट में कह रहे हैं कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि सबके पास पहुँचे और खूब आपका परिवार बड़ा हो, तभी इसको अच्छे से किया जा सकता है। और एक बात करें, UPSI में आप हमारा कमाल देखोगे कि UPSI की पढ़ाई कैसे की जा सकती है। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, पेपर देने जाना, टेंशन मत लेना, ज़्यादा सोचना मत और अपने माइंड को फ्रीली रखना। आज जाना किसी से वहाँ बोलना मत, अपने अलग शांति एकांत में बैठ जाना। ठीक है, और अच्छे से पेपर देना।